गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने क्लास स्काई इंग्लिश क्लासेस में। जी हाँ, और आज की क्लास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सब के लिए जो बिहार स्टेट पेपर 1 की परीक्षा देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड ये क्लास है और इसकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। तो आपसे मैं कहूँगा कि भैया इसे पूरा देखिए, क्योंकि इसमें क्या रहने वाला है। तो ऑल चैप्टर्स, जी हाँ, जितने भी चैप्टर्स 10 के 10 चैप्टर्स जो कि ग्रामर के मेंशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो सिलेबस में मेंशन है, उसके हाई लेवल 100 एमसीक्यू होने वाले हैं। हाई लेवल 100 एमसीक्यूज, हाई लेवल कहने का मतलब एस्टेट का जो मापदंड है उससे ज्यादा लेवल का, वो भी हम करेंगे कवर, और उससे ज्यादा लेवल का भी, कि अगर इस बार लेवल बढ़ाता है तो फिर आप कहीं से भी चूकेंगे नहीं। ये 100 एमसीक्यू क्या है सर? तो 100 एमसीक्यू है आपके 10-10 एमसीक्यू का 10 सेट, यानी 100 एमसीक्यू, क्योंकि सिलेबस में 10 चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं जिसको पढ़ना है। कहाँ है सिलेबस जी? तो सिलेबस देखिए आपके सामने है। आपके सामने है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर में ए नंबर में दिया है कि री इन्फोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेज इन कनेक्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट पैसिव वॉइस। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो इनके जो क्वेश्चंस मिलते जुलते नजर आएंगे, किससे? तो वर्ब के क्वेश्चन से मिलते जुलते नजर आएंगे। लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं सर? तो वर्ब ही पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन अब चूंकि कनेक्टेड स्पीच है, मतलब थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस हो सकते हैं, एक सेंटेंस के माध्यम से एक सेंटेंस को भरना हो सकता है, जैसे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का कनेक्टिविटी है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ना है, जिसमें सेमीकोलन, कोलन, डेज, हाइपन, पैरेंथेसिस, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क, प्रीपोजिशन पढ़ना है, और आपका सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस पढ़ना है सर। ये कोहेसिव डिवाइस क्या है? तो कोहेसिव डिवाइस कहने का मतलब एक तरह का कनेक्टर होता है, जैसे कि आपका जो एडवर्ब होता है कनेक्टर के रूप में, जैसे कि हम देयरफॉर कहते हैं, है ना, कंसिक्वेंटली कहते हैं, ठीक है ना। आपका हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, मोरओवर, फर्दरमोर, इन एडिशन, इसकी जो बात करते हैं उसे हम किस क्या कहते हैं जी? कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस में प्रनाउन को भी कोहेसिव डिवाइस बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि नाउन के बदले जो आता है ही, सी, इट, वो भी कोहेसिव डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद फ्रेजल एंड इडियम इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इनका भी एमसीक्यू पढ़ेंगे। आपका क्लाउज में कंडीशनल क्लाउज को फोकस करके इसका भी एमसीक्यू पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स देखा जाए, तो अगर हम इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, इसे 3 मानते हैं, इसे 4 मानते हैं, इसे 5, और इसे 6, इसे 7, इसे 8, इसे 9, इसे 10, ये टोटल कितना? 10। तो 10 से 10 यानी 10-10 यानी 100। चलिए, तो सबसे पहला आपके सामने है, क्या है जी? तो है पहला आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेज इन कनेक्टेड स्पीच। कनेक्टेड स्पीच में सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की बात हो रही है कि कौन सा टेंस यहाँ भरा जाएगा। तो जब कनेक्टेड स्पीच की बात होती है तो समझ लो कि नरेशन का क्वेश्चन हो और उससे वर्ब गायब कर दिया गया हो, उस वर्ब को भरना, तो उसे वर्ब का क्वेश्चन कहिए या नरेशन का क्वेश्चन कहिए, दोनों के कोलैबोरेशन से ये सेंटेंसेस बनने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है ही सेड दैट ही डैश ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क। इसमें आप देख सकते हो कि क्या है सर? तो पास्ट है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट यहां है, तो आपको भी पता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच शुड बी इन पास्ट, है ना। हाँ, तो ये भी पास्ट में रहेगा। तो पास्ट में रहेगा तो देखो ना, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, आंसर क्या हो जाएगा? एक ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगले पे आते हैं। ही टोल्ड मी दैट सी डैश इन विजिटिंग हर अंट द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। समझिएगा जरा सा। ही टोल्ड मी दैट, कौन से क्या आंसर है जी? सब पास्ट है, पास्ट है। तो यहां भी क्या होगा? यहां भी क्या होगा? नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तो होने वाला नहीं है। प्रेजेंट को हम पास्ट में ले जाते हैं, और फ्यूचर का विल, सेल, ये सब जो है वुड, शुड में चला जाता है। ये आपको पता है कि कैसे हम लोग नरेशन में चेंजेस करते हैं। तो अब देखो जरा सा, देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है सर? तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इज वाला पार्ट तो होगा नहीं, विल बी वाला पार्ट तो होगा नहीं। अब रहा बात की वेयर और वाज, तो ये सी के अकॉर्डिंग लगा दो ना। सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? मतलब थोड़ा सा अगर आप एलिमिनेट करते हो, डायरेक्ट आंसर ना चुन के गलत आंसर कौन है उसे अगर अपने तर्क के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से एलिमिनेट करते हो ना, तो सही विकल्प तक पहुंचना आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा,
है ना, आसान हो जाएगा। चलिए चलिए जरा सा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई डैश हर सिंस आई मेट हर इन दिल्ली। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो ये सिंस देख रहे हैं ना, सिंस के बाद वाला सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें होता है जी, पास्ट इंडेफिनिट में। और सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। और एक के मदद से दूसरे को भरा जाता है, और कनेक्टेड स्पीच में ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट भर लो ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव सीन हर सिंस आई मेट हर इन दिल्ली। यानी जब से मैं उससे दिल्ली में मिला तब से अभी तक मैंने उसे, आई हैव सीन हर सिंस आई मेट हर दिल्ली, मतलब तब से मैंने उसे अभी तक देखा है। जब मिला तब से अभी तक मैंने उसे देखा है ना। हाँ, ज्यादा बेहतर होता कि यहां निगेटिव सेंटेंस रहता तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है ना। तो निगेटिव सेंटेंस अगर रहता तो ज्यादा शायद वो छूट गया हो, मे बी। तो यहाँ हैज नॉट, हैड नॉट और नॉट, है ना। और यहाँ जो है डिड नॉट सी, ये शायद हो सकता है कि कॉपी पेस्ट में छोड़ दिया हो जो तैयार करने वाले लोग हैं। तो नोट तो रहना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम आंसर क्या होगा, अब नोट रहे तब भी ना रहे तभी परफेक्ट तो चुनना ही है हमको। तो परफेक्ट हमारा हो जाएगा सी। अगर और नोट तो रहना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई आस्क हिम व्हाई ही डैश सो लेट। आई आस्क हिम, देखो ना जरा सा, यहाँ भी पास्ट है तो इधर भी क्या होगा जी, पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो कम दिया हुआ है तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हटा दो ना। यहाँ भी कम से दिया है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हटा दो ना। हैज कम, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हटा दो ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी मेंशन दैट सी टायर्ड। अब देखो जरा सा, पास्ट में है इधर भी, यहाँ भी पास्ट दे रखा है तो इधर हम तो प्रेजेंट भरेंगे नहीं, हटा दो हटा दो। अब वाज और वेयर में से सी के साथ क्या भरोगे, वाज भरोगे। नेक्स्ट 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 कह रहे हैं क्या कि ही एक्सप्लेन्ड दैट ही डैश हिज कीज। देखो जरा सा, अपना चाबी वो क्या कर देता है, तो देखो जरा सा, ये प्रेजेंट है हटा दो, है ना। हाँ, लॉसेस प्रेजेंट है हटा दो। उसके बाद देखो यहाँ ये प्रेजेंट है हटा दो। अब यहाँ ये पास्ट परफेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट, ये V2 है हमारा, ये V2 है हमारा, ये हेड प्लस V3 है। अब पॉसिबिलिटी तो प्रेजेंट को पास्ट में ले जाने की भी है और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में भी ले जाने की है, तो विच वन इज द बेस्ट आंसर। तो अब थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पे, अगर इसको हम इसका तर्क समझते हैं प्रेजेंट में रख के, जैसे कि वो एक्सप्लेन्ड किया कि वो अपना चाबी खो देता है, कि खो दिया, क्या कहेंगे, खो देता है, मतलब चाबी हमेशा खो देता है, ये आदत बना हुआ है क्या, मतलब वो अपना चाबी खो देता है। ये इससे ज्यादा बेहतर होगा कि उसने अपना चाबी खो दिया, उसने एक्सप्लेन किया कि वो अपना चाबी खो दिया, कैसे खो दिया बताया। तो ज्यादा बेहतर आंसर होगा कि पास्ट में ही ये होने की संभावना ज्यादा है, तो पास्ट में होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तर्क थोड़ा सा यूज करना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट, the guide told us that the museum dash until 10 am। 10 am तक जो है मीडियम म्यूजियम क्या होता है, खुलता है या खुलेगा, या खुला, खुला तो नहीं कहेंगे, खुलता है या खुलेगा यही कह सकते हैं। तो खुलता है अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो एक तरह से रूटीन वर्क हो जाएगा उसका। तो रूटीन वर्क को प्रेजेंट में भी रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट में भी चेंज कर दो, मतलब इसकी भी होने की संभावना है, इसकी भी होने की संभावना है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि विल ओपन, अगर यहां सोचते हैं कि पास्ट में, क्योंकि खुलेगा, पास्ट में खुलेगा, मतलब कि 10 am तक खुलता है, ज्यादा तो बेहतर है कि 10 am तक खुलता है ही कहें, ज्यादा बेहतर तो आंसर यही लगता है। तो रूटीन वर्क हो जाएगा तो फिर ओपन सी चलेगा। अरे तो खुलेगा, अगर सोच रहे हैं कि उसने कहा कि 10 am में जो है 10 am तक जो है म्यूजियम जो है खुलेगा, गाइड ने हमसे कहा। अक्सर ऐसे ही ना होता है, खुलता है तो यूनिवर्सल हो गया कि उसका वो रूटीन वर्क है तो उस समय खुलता है, ये भी कह सकते हैं, और खुलेगा ये भी कह सकते हैं। तो फिर इसकी भी संभावना है, इसकी भी संभावना है, इसकी भी संभावना है। व्हील अगर ओपन सोच ले तो इसकी ज्यादा प्रबल संभावना है।
तो इसमें से अगर बेस्ट आंसर चुनने की बात आ जाए तो बेस्ट आंसर हम वुड ओपन को भी चुन सकते हैं और ओपन्स को भी चुन सकते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया हुआ है टीजीटी आपका स्टेट, इस स्टेट का तो नहीं है लेकिन उठाया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ जो ज्यादा बेहतर आंसर होगा हमारा वुड ओपन के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, हाँ। क्योंकि अगर इसे रूटीन वर्क मानते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि ओपन लगा दो, कुछ लोग ओपन के साथ भी जाते हैं। अलग अलग राइटर के अलग अलग मत है यहाँ पे, तो ज्यादा इन दोनों से बच के ज्यादा बेहतर हो जाएगा वुड ओपन। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी इन्फॉर्म मी दैट सी डैश द बुक द वीक बिफोर। देखो जरा साहब, यहाँ बिफोर मेंशन है सर, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक एगो होता है जिसको बदला जाता है टेंस में, तो वो चला जाता है बिफोर में। जैसे एस्टरडे, द डे बिफोर एस्टरडे हो जाता है, उसी तरह एगो जो है बिफोर में चला जाता है। तो एगो जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रतीक है। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। वही बिफोर जो है वो पास्ट परफेक्ट का प्रतीक है, पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। तो बिफोर लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही थॉट दैट ही डैश द आंसर, ही डैश द आंसर। उसे लगता है, उसने सोचा कि वो आंसर जानता है। तो जानता है तो प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट चला जाएगा पास्ट में, क्योंकि ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है ना, पास्ट में। नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है? करेक्ट द सेंटेंसेस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें टाइम दिया हो ना, तो टाइम को सबसे पहले पकड़ लीजिएगा, सबसे पहले टाइम को पकड़ लीजिएगा। और ये जो टाइम है ये पास्ट इंडेफिनिट का टाइम है। ये जो टाइम लगा रहता है सेंटेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट रहता है, पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो ही डिड नॉट गो देयर यस्टरडे है भरेंगे। तो इस तरह से हम टोटल 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। और 10 क्वेश्चन करने का सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और दूसरे चैप्टर में मूव कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर क्या है जी? तो आप देखेंगे कि लगभग वहां हम लोग कनेक्टेड स्पीच तो पढ़ रहे थे, टेंस तो पढ़ रहे थे, लेकिन वॉइस के लग रहा था कि नरेशन भी पढ़ रहे थे। उस तरह से ही घुला मिला सेंटेंस रहेगा। ठीक है जी। यहां अब पढ़ने वाले हम रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट। लंबे 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 लंबे, एक्सटेंडेड का मतलब ही होता है भैया लंबा लंबा सेंटेंस में हम लोग अब नरेशन को देखने वाले हैं। नरेशन के रूल्स को ध्यान में रख के यहां अब भरने का काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला है कि आई कांट कम टूडे, he said, she said, I have a lot of work। अब भरो, इसको भरो। तो सी एडेड दैट सी, अब कांट है तो क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, कुड को रखो, कुड को रखो। तो कैन नॉट है तो कुड नॉट। ठीक है, ठीक है। यहाँ सिंस दे रखा है, बिकॉज दे रखा है, हैड दे रखा है, हैड दे रखा है। अब देखो आई हैव, तो आई हैव है तो आई हैव तो हैड में जाएगा ना, आई हैव तो हैड में जाएगा, हैड में थोड़ी जाएगा, हैड में थोड़ी जाएगा सर। ये प्रेजेंट है तो पास्ट में जाएगा। मतलब कि इसको हटा दो, आंसर रख लो किसको? एक को। कितना बढ़िया है ना। हाँ, तो आंसर हो जाएगा कि सी कुड नॉट, सी एडेड दैट सी कुड नॉट कम दैट डे बिकॉज सी हैड ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है जी, हाँ। तो हमने कुछ भी बिना तर्क का नहीं भरा, तर्क के साथ भरा। अगले एमसीक्यू पे आते हैं सर। अगला क्या है? तो अगला है हमारा वेयर, वेयर आर यू गोइंग? ही आस्क, आई एम गोइंग टू द मार्केट, सी रिप्लाइड। अब देखो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है कि ही आस्क्ड हर वेयर सी, तो वार गोइंग तो प्रेजेंट में, तो पास्ट में, तो वाज गोइंग तो वाज गोइंग, इसको हटा दो, है ना। गोइंग कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, इसको भी हटा दो। अब देखो ये कौन बचा? वाज गोइंग, ए बचा और सी बचा। उसके बाद क्या कर रहा है? एंड सी रिप्लाइड दैट सी। अब एक और सेंटेंस क्या है? आई एम गोइंग, तो सी डैश गोइंग टू द मार्केट, तो ये भी प्रेजेंट में है तो इसको भी पास्ट में कर दो, एंड वाज गोइंग टू द मार्केट। ये कैसे हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? डिड यू फिनिश द रिपोर्ट? द मैनेजर इंक्वायर्ड। नॉट एट द असिस्टेंट रिस्पोंडेड। असिस्टेंट ने जवाब दिया कि अभी तक नहीं। तो अब देखो जरा सा, द मैनेजर आस्क द असिस्टेंट इफ ही, अब देखो डिड नॉट फिनिश, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, तो हैड फिनिश्ड इज द बेस्ट आंसर। कितना आसान है, देखने में एक्सटेंडेड है लेकिन अगर धैर्य के साथ बनाइएगा तो आसान है। आई विल हेल्प यू टुमारो, ही प्रोमिस्ड, डोंट वरी,
ही प्रोमिस्ड, अब देखो यहाँ क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है, ही प्रोमिस्ड डैश आई विल आई विल, तो आई विल है, देखो जरा सा एक और चीज, आई विल है तो हम कह सकते हैं कि दैट ही वुड कह सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस जो है अपने साथ 2+V1 लेने का भी काम करता है। तो एक तो चीज को इसको रखो और यहाँ अब तो इसको भी रखोगे दैट ही वुड, और दैट भी कभी कभी हट जाता है तो ही वुड, तो ये बड़ा दुविधा वाला है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि प्रॉमिस जो है अपने साथ 2 लेके आता है, प्रॉमिस 2+V1, ये कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। हाँ, ये ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा चीज कि अब तो 2 लगाओगे आप, 2 हेल्प करोगे तो यहाँ 2, ये एक ग्रामर का पार्ट है, तो 2 हमने लगा दिया, 2 लगा दिया तो ये हट गया, ये हट गया, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। अब अब हर होगा या हिम होगा ये भी दुविधा है। हेल्प डैश, क्योंकि यहाँ आई विल हेल्प यू टुमारो, ही प्रॉमिस डोंट वरी कह रहा है, तो ये आई जो है मेल है या फीमेल है कैसे पता चलेगा? तो देखो ना सेंटेंस में कह रहा है कि आई प्रोमिस टू हेल्प डैश एंड टोल्ड हिम, जो हिम है उसी को ना कह रहा है कि डोंट वरी नॉट टू वरी, उसी से ना प्रॉमिस किया, तो हिम है तो क्लियर हो गया कि ये मेल है, तो मेल है तो क्या होगा, हिम होगा, यानी आंसर क्या होगा, है ना, मेल है तो हिम होगा। तो थोड़ा सा हिंट्स अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस में मिलता है, जब सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, है ना, सेंटेंस बोलता है, सेंटेंस की आवाज सुनने की क्षमता होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, है ना, वो तर्क शक्ति होनी चाहिए। चलिए जरा सा देखें, प्लीज चूज द डोर, सॉरी क्लोज द डोर, सी रिक्वेस्टेड, इट्स कोल्ड आउटसाइड, तो सी रिक्वेस्टेड। अब देखो प्लीज क्लोज द डोर, इसमें हम क्या कहते हैं जी, तो सीधे 2+V1 से जोड़ते हैं, प्लीज तो हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड आ गया, तो टू क्लोज द डोर, सीधे टू क्लोज द डोर, इतना ये तामझाम करने का जरूरत कहाँ है ना। हाँ, अब देखिए जरा सा, यानी 10 क्वेश्चन कर लिया क्या हम लोगों ने? नहीं, 15 क्वेश्चन। बीच में एक ऐड है, ऐड क्या है जी, तो ऐड है हमारा कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, स्टेट के बाद आप देंगे, तैयारी करेंगे, तो फिर हमारा बैच आपको मिलेगा, विजयी रथ बैच आपको मिलेगा। ऑलरेडी ये बैच में पढ़ाया गया है बहुत कुछ, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें इसमें पीजीटी का अलग बैच मिलेगा, टीजीटी का अलग बैच मिलेगा, 6 to 8 का अलग बैच मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो हमारे ऐप टीचर्स विलेज पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? तो टीचर्स विलेज हमारा जो ऐप है वहां मिलेगा, यूट्यूब चैनल भी है, इस पे भी आप जाके हमें देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ मिलेगा। अगर आप किन्हीं 2 की तैयारी करना चाहते हैं, 6 to 8, 9 10th, या फिर 9 10 6 to 8, या फिर तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक कॉम्बो बैच भी मिलेगा। जी हाँ, कॉम्बो बैच भी मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आप फी देख सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने विश्वास जताया है और उन्हें सफलता मिली है, आपकी बारी हो सकती है इस बार। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट्स, ही कन्फेस्ड आई एम एग्जॉस्टेड। हाँ, वो रात भर जब मेहनत करेगा, रात भर काम करेगा तो थकेगा ना। क्या कह रहा है कि ही कन्फेस दैट ही डैश, तो हैव बीन वर्किंग, तो हैव तो हैड में चला जाएगा, तो हैड बीन वर्किंग इसे हटा दो, है ना, इसे हटा दो, तो हैड बीन, ठीक है जी। वर्किंग ऑल नाइट एंड दैट ही एग्जॉस्टेड, तो आई एम एग्जॉस्टेड, तो आई वाज एग्जॉस्टेड, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं जी। क्या है जी? कैन यू पास द सल्ट, सी आस्क सर्टेनली। अब देखो जरा सा, ही रिप्लाइड, अब देखो जरा सा, सी आस्क हिम इफ ही, अब चूंकि क्वेश्चन है तो इफ रहेगा, ही अब कैन के लिए क्या होगा? कुड होगा, तो ये हटा दो, ये हटा दो, कुड। देखो जरा सा, पास द साल्ट एंड ही रिप्लाइड कैसा, तो सर्टेनली है, तो सर्टेनली डाल दो, इसको तो नहीं बदलेंगे, तो सर्टेनली का सर्टेनली हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या है जी? अगला क्या है? वी आर लिविंग टुमारो, वी आर लिविंग टुमारो, दे अनाउंस्ड, बी रेडी, तैयार है ना। तो कह रहे दे अनाउंस दैट दे, अब दे वी आर लिविंग, तो वी आर लिविंग यानी प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाओ ना आप, पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाओ, तो लिविंग है तो वेयर कर दो, दे के साथ वेयर वेयर वेयर, ये दोनों को हटा दो, ठीक है जी। तो वेयर द नेक्स्ट डे एंड इंस्ट्रक्टेड डैश रेडी, तो इंस्ट्रक्टेड टू बी रेडी, नहीं टू बी रेडी ना, इंस्ट्रक्टेड देम टू बी रेडी,
बेस्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देम अपने तरफ से लगाया, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यहाँ टू बीने वाला ये तो पूरी तरह से ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इस पार्ट नंबर यानी चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ही सेड कैन यू हेल्प मी। देखो जरा सा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही सेड दैट ही डैश, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डोंट तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, तो डिडंट हो जाएगा तो ये रहेगा, ये रहेगा, इन दोनों को हटा दो। ठीक है जी, did not understand the problem and ask if no one could help, कि anyone could help, no one का नेगेटिव हो जाएगा ना, तो no one नेगेटिव किस लिए, anyone चलेगा। ठीक है जी, हाँ anyone के जगह पर यू है ना, इसमें यू है ना, तो यू को छोड़ के फर्स्ट पर्सन या सेकंड थर्ड पर्सन में रह सकता है, क्योंकि ये तो सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आई हो सकता है, वी हो सकता है, या सेकंड थर्ड पर्सन में ही सी आ सकता है, लेकिन एनीवन भी चलेगा, क्योंकि एनीवन भी थर्ड पर्सन ही होता है। नेक्स्ट करेक्ट, आई सॉ हर यस्टरडे, ही क्लेम्ड शी लुक वेल। अब देखो जरा सा, सी ही क्लेम्ड दैट ही डैश, तो आई सॉ हर, स यस्टरडे का देखो, द डे बिफोर यस्टरडे, द प्रीवियस डे लगा रखा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो कौन होगा, तो हैड सीन, हैड सीन। ठीक है, तो हैड लुक दिया है, लुक दिया है, देखो जरा सा, लुक तो यहाँ ऑलरेडी पास्ट में है, तो पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर दीजिए। लेकिन लेकिन थोड़ा सा समझिएगा जरा सा, सी लुक्ड वेल, ये उसका एक तरह का स्थिति को बताने का काम किया जा रहा है। अगर स्थिति पास्ट में है तो स्थिति जो होता है, मतलब स्थिति कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका अभी का हालात क्या है, अभी का हालात, जो हालात है उसको उसी में मेंशन रखें तो ज्यादा बेहतर रहता है, उसी टेंस में मेंशन रखें तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वो एक तरह का ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन को ना बदले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन को ना बदले तो अगर इसके सही आंसर की बात करें, परफेक्ट आंसर की बात करें, तो आंसर तो सी होगा। जी हाँ, आंसर तो सी होगा, सी लुक्ड वेल। ठीक है ना, हाँ ये भी बी भी हो सकता, लेकिन सी इज द बेस्ट आंसर। चलिए, ऐसा नहीं है, अगर सी नहीं रहता तो बी हो सकता था। आइए जरा सा, आइए जरा सा, अब चैप्टर नंबर 3 पे आ गए, और चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है कि यूज ऑफ नन फाइनाइट्स, नन फाइनाइट्स का यूज पढ़ना है। नन फाइनाइट्स में तो बहुत सारे आते हैं जी, नन फाइनाइट्स में कौन कौन आते हैं, तो नन फाइनाइट में आपका इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव भी दो तरह का होता है, एक आपका जिसको हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं, या फिर केवल इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, यानी 2+V1 आता है, और आपका बेयर इन्फिनिटिव एक होता है, बेयर इन्फिनिटिव जिसको केवल हम V1 के नाम से जानते हैं। V1 में भी दो हो जाता है, एक तो आपका प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म, और एक बेयर इन्फिनिटिव, जैसे कैन के बाद क्या आता है, जैसे जो भी मॉडल होता है, मॉडल वर्ब के बाद या डू डज डिड के बाद आता है, तो वहां प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, वह बेयर इन्फिनिटिव उसका नाम होता है। क्या नाम होता है, बेयर इन्फिनिटिव। अब प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म कहाँ आता है, तो प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म आता है आपका, यानी प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म जो आता है वो सीधे सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, जैसे कि दे गो, लेकिन वही दे डू नॉट गो, ये दोनों में अंतर है। अगर कह रहे हैं कि दे गो, ध्यान समझिएगा, दे गो कह रहे हैं, और यहां कह रहे हैं दे डू नॉट गो। अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में नन फाइनाइट कौन है, तो कभी भी इसको नन फाइनाइट मत कहिएगा, ये नन फाइनाइट नहीं है सर, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। ये क्या है सर, ये फाइनाइट है, जी हाँ ये फाइनाइट है। ये जो है गो, यहां ये नन फाइनाइट है, बहुत बारीकी से समझिएगा। ये जो है प्रेजेंट टेंस का जो है, ये प्रेजेंट टेंस का V1 फॉर्म, यानी प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म है, और ये जो है आपका बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है सर, तो बेयर इन्फिनिटिव है। आए समझ में, तो ये इन्फिनिटिव नन फाइनाइट के अंतर्गत आता है, और उसके बाद जो है आपका जेरंड भी आता है इसी में, जेरंड पार्टिसिपल भी इसी में आता है। ठीक है, तो अब यहां हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला कह रहा है डैश बाय द सडन नॉइज, डैश बाय द सडन नॉइज
द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। अब देखो जरा सा, अब देखो बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं इसमें, ध्यान से समझिएगा। यहां आपको नॉन फाइनाइट भरना है। नॉन फाइनाइट जब भरे जाते हैं तो ध्यान रहे कि नॉन फाइनाइट इसमें स्टार्टल V1 फॉर्म, ठीक है, ये स्टार्टल्ड V3 फॉर्म, ये जो है आपका टू स्टार्टल 2+V1 फॉर्म, 2+V1 स्टार्टिंग। तो अगर हम इसको नॉन फाइनाइट के हिसाब से नामकरण करें तो इसको हम कह सकते हैं कि सर ये बेयर इन्फिनिटिव दे रखा है। इसे कहें तो कह सकते हैं ये पार्टिसिपल दे रखा है जो कि पास्ट का पार्टिसिपल है। और इसे कहें तो कह सकते हैं कि सर ये आपका 2+V1 इन्फिनिटिव है और ये आपका जेरंड है। ऐसे ये आपका पार्टिसिपल भी होता है, वो अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहां देखो आप क्या दिया, बाई दिया हुआ है, तो बाई देख के भी बहुत लोग सोच रहे होंगे सर स्टार्टल भर ही ना दो। बात तो सही है, बाई देख के भर दो स्टार्टल। दूसरा, स्टार्टल बाई द सडन वाइज, मतलब कि अचानक जो आवाज हुआ उससे चौंक जाने के बाद, डर जाने के बाद, द कैट जंप ऑफ द टेबल, टेबल पे वो जंप कर गई, टेबल से वो जंप कर गई, टेबल से जंप की, टेबल पर नहीं, ऑफ है, से नीचे, ठीक है। तो स्टार्टल यहां पास्ट पार्टिसिपल भरा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट क्या है जी, तो देखिए जरा सा नेक्स्ट क्या है। कभी कभी चेक करना पड़ता है, नहीं तो पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और हम वीडियो बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए जरा सा, ही प्रेफर्ड डैश रेदर देन डैश एट होम। प्रेफर के साथ क्या आता है सर, तो प्रेफर के साथ आता है 2+V1, है ना। और उसके बाद रेदर देन आगे जोड़ रखा है, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि 2+V1 ना जोड़ के केवल V1 जोड़े, केवल V1 जोड़े। क्यों, क्योंकि पहले 2 आ चुका है, ये बेस्ट माना जाता है। या फिर हम दोनों तरफ जो है क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे, V4 जोड़ दे, ये भी चलता है, दोनों तरफ V4 जोड़ दे, ये भी चलता है, ठीक है। हाँ देखो जरा सा, आई प्रेफर कुकिंग, ये आपका बेस्ट है, ये आपका बेस्ट है और ये आपका गुड है कह सकते हैं, ये भी चलेगा, लेकिन जब बेस्ट ऑप्शन हो तो फिर गुड के तरफ, बेटर के तरफ नहीं मूव करते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए जरा सा, तो यहां दोनों में लगा रखा है टू, तो इसको इग्नोर कीजिए। कुकिंग और ये तो करना नहीं है कि एक में V4 एक में V2, ये तो पूरी तरह से हटा दो। यहाँ कुकिंग ईटिंग दिया हुआ है, टू कुक और ईट, ये बेहतर आंसर है, डी नंबर। बता ही दिया मैंने क्यों बेहतर आंसर है, कि पहले वाले में 2+V1, बाद वाले में केवल V1 लगाओ, बेनिफिट में लगाओ, और हम V2+V1 को प्रेफर के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, द बुक डैश बाय ए फेमस ऑथर बिकम ए बेस्ट सेलर। तो द बुक डैश, तो किताब जो कि लिखा गया है, किसके द्वारा, बाई लगा हुआ है, लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि अगर V4 लगाओगे तो लिखा जा रहा है वाला सेंस आएगा। सी ड्रीम्स, वो ड्रीम देखता है, ऑफ डैश अबॉर्ड वन डे, कि वो एक दिन कहा जाएगा, विदेश जाएगा, अबॉर्ड जाएगा। तो ऑफ ध्यान रखेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ध्यान रखिएगा हम V4 का प्रयोग करते हैं, जेरंड के रूप में V4 का प्रयोग करते हैं, और ये V4 यहाँ पे क्या होता है जी, जेरंड कहलाता है, जेरंड कहलाता है। और जेरंड जो है नाउन के इक्विवेलेंट होता है, और आपको पता है ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है, इसलिए हम जेरंड डालते हैं, क्योंकि जेरंड नाउन इक्विवेलेंट होता है। ये जो जेरंड है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है। आए समझ में, हाँ। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है जी, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है डैश डैश द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, he dash sorry, he proceeded with the experiment। देखो जरा सा, तो यहाँ क्या कह रहा है, डैश द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ने के बाद उसने जो है आपका ही प्रोसीडेड विद द इंस्ट्रक्शन, उसने इंस्ट्रक्शन को शुरू किया, या फिर पढ़ते हुए शुरू किया, या पढ़कर शुरू किया। देखो जरा सा, तो टू इंस्ट्रक्शंस टू, ये देखो यहाँ रीडिंग, रीडिंग पढ़ते हुए तो नहीं किया होगा, क्योंकि अगर वो एक्सपेरिमेंट को शुरू करेगा या किया होगा तो पढ़ने के बाद ही किया होगा, है ना। तो यहाँ रीडिंग, टू रीड पढ़कर, रेड पढ़ने के बाद, रीड्स
तो ये होगा नहीं सबसे पहला, ये आपका नॉन फेराइट में आता नहीं है, तो ज्यादा बेहतर कौन है? ये भी आपका पढ़ते हुए तो होगा नहीं। टू रीड और रीड, यानी रेड कहने का मतलब ये, इसको हम भीतरी भी मान सकते हैं, क्योंकि भीतरी इसलिए इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसका भी फॉर्म बदलता नहीं है। तो यहाँ टू रीड जैसा प्रयोग भी शुरुआत में करने से बचना चाहिए, ठीक है ना, और नहीं के बराबर होता है। यहाँ रीड जो है ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एक और चीज कि बहुत किताबों में इस तरह के क्वेश्चन का जवाब रीडिंग भी आता है, तो ज्यादा चौंकना नहीं है, लेकिन रीड इज द बेस्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, it is important that's hard। तो देखो जरा सा, इट इज इम्पोर्टेंट क्या होगा जी? टू वर्क हार्ड, इट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क हार्ड, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद जो है जनरली हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इम्पोर्टेंट टू वर्क, है ना। हाँ, एडजेक्टिव के बाद जनरली एडजेक्टिव का टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, ठीक है जी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे इस पे कुछ और एग्जांपल्स आपको देने का प्रयास करें, जैसे कि अगर हम कहते हैं इजी टू लर्न, सुने होंगे, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न, है ना। तो अगर हम इजी कहें या हैप्पी कहें, हैप्पी टू हेल्प, हैप्पी टू गो, डिलीशियस टू ईट, है ना, डिलीशियस की बात करें, या फिर आपका डिफिकल्ट की बात करें, तो ये सब क्या हो जाते हैं? सैड, एंगर, रेडी, ये सब क्या है सर? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद जनरली हम टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। लेट देम, लेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला। लेट जो है अक्सर आता है, तो आप देखोगे कि लेट के बाद जो है हम क्या यूज करते हैं? तो लेट प्लस V1, और एंड अगर आ गया तो उसके बाद भी V1, ध्यान रखेंगे। लेट के बाद, जैसे डू डज के बाद, मॉडल के बाद V1 आता है, उसी तरह से लेट के बाद भी V1 आता है, मेक के बाद भी V1 आता है, तो ये सब चीजें याद करवाई जाती है। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट है तब भी जनरली लेट प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट अब प्लस तब V1 ही होता है। तो यहाँ B1 आंसर इज बी। चलिए, आई सा हिम डैश द विंडो, आई सा हिम मैंने उसे देखा, टू ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। देखो जरा सा, आई सा के बाद जितने भी वर्ब परसेप्शन होते हैं, आई सा, आई हर्ड, है ना, तो स के बाद यानी सी के बाद, हियर के बाद हम जनरली ऑब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं जब हमको कहना हो कि एक्शन, मतलब पूरा एक्शन करते हुए मैंने देखा, कंप्लीट एक्शन को देखा। आई स हिम ओपन द विंडो, यानी दरवाजा उसने जो खोला है, दरवाजा विंडो जो उसने खोला, वो पूरा मैंने एक्शन देखा। अगर यहाँ हम ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग द विंडो, मतलब कि वो दरवाजा खुलने का जो मूवमेंट था उसे मैंने देखा। जैसे अगर मैं कहूं कि आई सा हिम रिपेयरिंग द कार, मतलब जब वो कार रिपेयर कर रहा था तब मैंने उसे देखा कि अच्छा वो रिपेयर कर रहा है। उसके बाद उसने रिपेयर कर, मतलब कि अच्छी तरह से कर पाया या नहीं कर पाया, कब से कर रहा था, ये मैंने नहीं देखा। वो टाइम मोमेंट देखा, वो एग्जैक्ट टाइम देखा जब वो रिपेयर कर रहा था। लेकिन वही अगर कहते हैं कि आई सा हिम रिपेयर द कार, इसका मतलब है कि पूरा ए टू जेड एक्शन देखा, कैसे उसने चक्का खोला, कैसे लगाया, कैसे इंजन खोला, उसे बनाया, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस को देखा। तो ये अंतर होता है। तो ओपनिंग भी चलेगा, ओपन भी चलेगा, लेकिन ओपन ही है इसमें, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, द चिल्ड्रन वेयर एक्साइटेड, एक्साइटेड, अगर हम एक्साइटेड की बात करें तो एक्साइटेड क्या है? सोच के देखो, एडजेक्टिव है। एक्साइटेड क्या है सर? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? एक्साइटेड अपने बाद क्या लेगा? तो एक्साइटेड अपने बाद टू प्लस V1 लेगा, ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट 30 ही मेड मी डैश द ट्रूथ, तो यहाँ मैं का ही तो मेड है ना, तो इसके बाद भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? V1 आता है, ध्यान रखना है, टेल द ट्रूथ, ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये एक छोटा सा ऐड है बिहार शिक्षक भर्ती की। अगर तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ के, तो जरूर हमसे जुड़िएगा। हमारा ऐप कौन सा है? तो हमारा ऐप है टीचर्स विलेज ऐप। जी हाँ, टीचर्स विलेज ऐप है, टीचर्स विलेज।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीचर्स विलेज हमारा ऐप है जहां पे कोर्स चल रहा है, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग, टीजीटी का अलग, 6 to 8 का अलग, ठीक है, जिसमें ग्रामर, वर्ड, लिटरेचर सब कुछ, कंप्रीहेंशन सब कुछ, ठीक है। हाँ चलिए, और आगे भी बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, तो संपर्क जरूर कीजिएगा। संपर्क सूत्र यहां आपको दिया गया है, नंबर दिया गया है, ठीक है जी। चलिए अगले पे आते हैं। चौथा नंबर पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है सर। अब पैसिव वॉइस का भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया ये भी तो वर्ब से ही है, तो मैंने क्या कहा कि ये कुल मिला के पैसिव वॉइस तक हम वर्ब पे ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो जरा सा, द रिपोर्ट डैश बाय द टीम एस्टरडे, एस्टरडे को रिपोर्ट किया गया, मतलब रिपोर्ट को डैश किया गया टीम के द्वारा। तो पैसिव में आपको पता होना चाहिए कि बी प्लस भी 3 होता है, यानी बी क्रिया, बी क्रिया कहने का मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, है ना, चाहे आपके हो बी, आपका बिन और बिंग, ये जो आपको दिखता है ना बिंग, ये जो आपको दिखता है, इन आठों के बाद किसी कोई एक रहेगा, एक टाइम में तो एक ही रहेगा, इन आठों के बाद यदि आपको V3 दिख रहा है तो फिर वो पैसिव है, वरना वो पैसिव नहीं है। ये एक्टिव और पैसिव के स्ट्रक्चर के बीच का बिग डिफरेंस है कि अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रूल्स इन एक्टिव वॉइस, अगर कोई पूछता है तो आप कह सकते हो कि भैया पैसिव का तो पता है कि B+V3 दिखे तो पैसिव है, वरना सब तो एक्टिव ही है, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो हाँ B+V3, अब बी में कौन कौन था, तो इज, आर, एम, वाज, वेयर, बी, बिन या बिंग, क्लियर है। हाँ चलो, तो यहां देख लो आप, वाज कंप्लीटेड पैसिव है, कंप्लीटेड पैसिव नहीं है, हैज कंप्लीटेड पैसिव नहीं है, और इज कंप्लीटेड ये पैसिव है। अब चूंकि यहाँ एस्टरडे लगा हुआ है तो आंसर क्या होगा, वाज कंप्लीटेड, कितना सिंपल है। चलो उसके बाद अगला क्या कह रहा है, कह रहा है इंग्लिश डैश इन मेनी कंट्रीज। तो इंग्लिश डैश इज इन मेनी कंट्रीज क्या होता है, हैज स्पोकन, ये तो एक्टिव हो गया कि इंग्लिश बोलता है, कि इंग्लिश बोला जाता है, स्पीक्स बोलता है नहीं, इज स्पोकन बोला जाता है। पैसिव कौन है, B+V3, ध्यान रखेगा B+V3, जिसमें B+V3 नहीं है, दूसरा वर्ब फॉर्म है, बी नहीं है, तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक अगर चीज याद है, याद करके रखें, तो फिर आसानी से हम एक्टिव पैसिव के इस ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं जी। हाँ, द न्यू ब्रिज डैश नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर जो है न्यू ब्रिज डैश होगा, नेक्स्ट ईयर इन फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल ओपन की विल बी ओपन, ओपन किया जाएगा, है ना, पैसिव है। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर हम वहां कैसे जानेंगे कि एक्टिव का कि पैसिव का है, तो अपने हिसाब से ना बनाएंगे, वहां एक्टिव पैसिव मेंशन तो किया नहीं होगा, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो अब देखो ना, ये जितने भी क्वेश्चन आप देखे हैं ना, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट दिख रहा होगा ना, पैसिव का जनरली जो सब्जेक्ट दिखता है, जो सब्जेक्ट दिखता है वो नॉन डूअर होता है। जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है जी, वो नॉन डूअर होता है। नॉन डूअर कहने का मतलब वो दिख के ही लग जाएगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट है जिसे सब्जेक्ट बना दिया गया है, ये कोई काम करेगा नहीं, है ना। जैसे इंग्लिश खुद बोलेगा, कुछ तो बोलेगा नहीं, उसको बोला जाएगा। उसी तरह से रिपोर्ट खुद तैयार करेगा अपने को, नहीं उसको तैयार किया जाएगा। उसी तरह से ब्रिज जो है खुद अपने को बनाएगा, अपने को खुद खोलेगा नहीं, उसे खोला जाएगा। तो इस तरह का नॉन परफॉर्मिंग एक्शन का आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, नॉन परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा सब्जेक्ट के रूप में। तो आपको समझ जाना है कि ये पैसिव है, पैसिव बनने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विल बी ओपन, ठीक है। इज ओपन भी हो सकता था, लेकिन विल बी ओपन है फ्यूचर के लिए तो ज्यादा बेहतर, तो विल बी ओपन है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मिस्टेक्स। अब मिस्टेक जो गलती है वो उसे भी कोई करेगा, उससे भी कोई अंजाम देगा, तो मिस्टेक्स बाय एवरीवन, तो मिस्टेक्स प्लूरल है, तो मिस्टेक्स आर मेड, है ना, मिस्टेक्स आर मेड बाय एवरीवन। अब देखो ना, B+V3 दिख रहा है ना, यहाँ देखो ऐसा B+V3 कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये भी इस तरह से भी एक्टिव पैसिव पहचान सकते हैं, और यहाँ बाय भी दिया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां देखो आप जो खोज रहे थे वैसा ही कुछ क्वेश्चन यहां आपको हमने दे रखा है, 2-3 क्वेश्चन है। आइए जरा सा, आइए एक दो क्वेश्चन जो है उसी तरह का बनाते हैं जैसा आप खोज रहे होंगे कि भैया वॉइस में तो ऐसा दिखना चाहिए। देखिए जरा सा, द चिल्ड्रेन ऑलवेज आस्क मी मेनी क्वेश्चंस, ऑलवेज आस्क मी मेनी क्वेश्चन जो है बच्चे पूछते हैं, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज कीजिए, इसका वॉइस चेंज कीजिए जी। तो वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ मेनी क्वेश्चन आ जाएगा शुरुआत में, कि आई आएगा। देखो जरा सा यहाँ समझो कि आस्क मी मेनी क्वेश्चंस, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक मेनी क्वेश्चंस और एक मी, दो ऑब्जेक्ट है। तो मेनी क्वेश्चंस को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो,
और आई को भी बना सकते हो। अब देखो जरा सा, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें टेंस नहीं बदलता वॉइस में, ये दिमाग में डाल दो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम हम लेके आते हैं, इज आर एम बी क्रिया के रूप में डालते हैं। तो देखो इज है, आर है, तो यहाँ क्वेश्चन से, क्वेश्चन से प्लुरल है, तो इज वाले को हटा दो, आर वाले को रख लो, ठीक है। आई के साथ एम आएगा, आई के साथ वाज जो रखा है उसको हटा दो, क्योंकि प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में नहीं रखना है। तो अब बी और सी बचा। तो मेनी क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड बाय मी टू द चिल्ड्रेन, मेरे द्वारा पूछा जाता है, कि बच्चों के द्वारा पूछा जाता है। यहाँ तो देखिए ना, बच्चे पूछते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, आई एम ऑलवेज आस्क मेनी क्वेश्चन बाय द चिल्ड्रन। थोड़ा सा सेंस भी देख के चलना है, नहीं तो पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का सारा रूल ही ब्रेक कर दिया हमने, क्योंकि नरेशन वॉइस जो है ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक रूल होता है कि सेंस नहीं बदलना चाहिए, आप सेंटेंस का तरीका, लिखने का तरीका बदल दो, सेंटेंस बदल दो, लेकिन सेंस मेंटेन रहना चाहिए पहले वाला, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैज एनीवन सीन माय न्यू फोन, क्या किसी ने मेरा नया फोन देखा है? चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज कर दो। देखो जरा सा, तो किसी ने मेरा नया फोन देखा है, किसी ने मेरा नया फोन देखा है, तो हैज वाला है, तो हैज वाला है, तो ये वाज वाला कैसे आएगा सर? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो और देखो जरा सा, न्यू फोन, नया वाला जो सब्जेक्ट है वो कौन है? माई न्यू फोन, माई न्यू फोन यहाँ सब्जेक्ट बना, माई न्यू फोन। अब देखो जरा सा, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है, तो शुरुआत में तो ऑक्सिलरी रहेगा, रहेगा, एकदम रहेगा। तो हैव, ये क्वेश्चन, ये शुरुआत में ऑक्सिलरी नहीं डाला, तो इसको भी हटा दो। हैज है, हैव है, तो नया वाला सब्जेक्ट क्या है? तो माई न्यू फोन, माई न्यू फोन, तो माई न्यू फोन के हिसाब से हैज ना होगा, हैव थोड़ी होगा। तो आंसर कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि द रूल्स डैश बाय ऑल द एम्प्लॉइज, द रूल्स डैश बाय ऑल द एम्प्लॉइज, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, एकदम अवश्य फॉलो किया जाना चाहिए, मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है ना। द रूल्स आर फॉलोड बाय ऑल एम्प्लॉइज के द्वारा फॉलो किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन मस्ट बी फॉलोड इज द बेस्ट, क्योंकि रूल्स है तो एम्प्लॉइज के द्वारा, क्योंकि कहीं भी कंपनी का, इंस्टीट्यूशंस का जो रूल्स होता है वो उसके द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए, है ना। प्रेशराइज भी किया जाता है, तो मस्ट बी फॉलोड, उनकी मजबूरी भी रहती है। द स्टोलन गुड्स डैश टू देयर राइटफुल ऑनर्स, जो चुराए हुए सामान थे उन्हें राइटफुल, जो उनके एक्चुअल ऑनर्स थे, जो सही ऑनर्स थे, उनको लौटा दिया गया। तो लौटा दिया गया, तो वो तो खुद से लौटे नहीं गया होगा, उसे लौटाया गया होगा, इसलिए प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर जाएगा, फ्यूचर जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो ये भी होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं, सॉरी प्रेजेंट कह रहे हैं, एक्टिव नहीं, पैसिव जाएगा, तो पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों है, तो ये दोनों है, तो वेयर रिटर्न और आर रिटर्न, तो यहाँ लौटा दिया गया या लौटा दिया जाता है, ये कौन सा मतलब है? लौटा दिया जाता है, यहाँ ज्यादा बेहतर है वेयर रिटर्न, सेंस भी देखना होगा, है ना। हाँ, हालांकि यहाँ पास्ट और प्रेजेंट होने का कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन सेंस के आधार पे पास्ट जो है सेंस आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओपन द डोर इमीडिएटली, चेंज द वॉइस, ओपन द डोर इमीडिएटली। अब इसका क्या होगा? तो ओपन द डोर ये सब किससे बनता है? तो ये बनता है लेट से, तो लेट द डोर बी ओपन इमीडिएटली, लेट से बनता है, अगर ये नियम आपको पता होगा तो, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट रहता है तो लेट से बन जाता है आपका ऑर्डर वाले सेंटेंस में। द ब्रिज वाज डिजाइंड बाय ए फेमस इंजीनियर, इसमें देखो जरा सा, आप अगर सेंटेंस को देखोगे, सेंटेंस को देखोगे, इसका वॉइस चेंज करना है, चेंज द वॉइस यहां लिखा होना चाहिए था, चेंज द वॉइस। तो यहां आप देखोगे तो यहां वाज डिजाइंड पहले से दे रखा है, मतलब ये पहले से सेंटेंस जो है पैसिव में है, पहले से पैसिव में, इसको एक्टिव में बदलना पड़ेगा सर, इसे एक्टिव में बदलना पड़ेगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? ए फेमस इंजीनियर, ए फेमस इंजीनियर अब डिजाइन द ब्रिज, डिजाइन द ब्रिज, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आए समझ में जी? बोलिए जरा सा। 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लगभग 44 मिनट में, तो उम्मीद करते हैं कि 1.5 घंटा के आसपास में हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए जरा सा, पंक्चुएशन की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं? पंक्चुएशन की बात करते हैं। तो देखिए जरा सा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी लव्स 3 थिंग्स, ट्रेवल, रीडिंग एंड म्यूजिक। इसमें इसमें बताना है आपको कि इस सेंटेंस में सेमी कोलन, कोलन, कोमा, डैश क्या चीज का यूज होगा, यूज क्या चीज का दिया हुआ है और क्या चीज का यूज होगा। तो देखो जरा सा,
अगर हम देखें कि यूज क्या चीज का दिया हुआ है, तो यूज तो आपका सेमीकोलन दे रखा है, तो क्या सेमीकोलन सही है? सेमीकोलन सही है? अगर सही है तो ठीक है, और नहीं तो यहां हम क्या यूज करेंगे? देखो यहाँ पे सेमीकोलन दे रखा है ना जी, सेमीकोलन दे रखा है। जैसे यहाँ देखो ना, यहाँ सेमीकोलन दे रखा है, तो जब भी हमको किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है चीजों को, तो ध्यान रखेंगे सेमीकोलन नहीं यूज किया जाता, सेमीकोलन यूज नहीं किया जाता, वहां यूज किया जाता है कॉलन। क्या यूज किया जाता है? कॉलन यूज किया जाता है, यानी ये वाला। ये आपका हो गया सेमीकोलन, ये हो गया कॉलन, ये हो गया कोमा, और ये हो गया छोटा सा डैश। हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है ये डैश। डैश भी दो प्रकार का होता है, एक एन डैश होता है और एक जो है आपका एम डैश होता है, ई एम डैश होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा जी? तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉलन। जब भी लिस्ट को किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है, जैसे कि यहाँ देखे ना, थिंग्स के बाद लिस्ट इंट्रोड्यूस हुए ना, ट्रेवलिंग, ट्रेवल, रीडिंग एंड म्यूजिक। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि द रिजल्ट्स वेयर एस्टोनिशिंग, एवरी स्टूडेंट पास विथ डिस्टिंक्शन, एवरी स्टूडेंट पास विथ डिस्टिंक्शन। मतलब द रिजल्ट वेयर एस्टोनिशिंग, रिजल्ट जो है आपका एस्टोनिशिंग है, तो एवरीवेयर कैसे पास हुआ? अभी हर लोग कैसे पास हुआ? तो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ आपका ऑलरेडी जो यूज किया हुआ है यहाँ पे ये ऑलरेडी यूज किया हुआ है सेमीकोलन, और सेमीकोलन ही होगा। ठीक है, ये हालांकि यहाँ इससे नहीं रहना चाहिए, तब बेहतर होता भरने में। आपके मन में कुछ चल रहा होगा, उस चीज को क्लियर कर दूं, लेकिन यहाँ दिया है तो यहाँ सेमीकोलन ठीक है, ये कह सकते हैं। सेमीकोलन दिया हुआ है और सेमीकोलन ठीक है, क्योंकि जब हम दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना, क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, या फिर कहें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जो क्लोजली रिलेटेड हो उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं, तो हम कंजंक्शन ना प्रयोग करके सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सही है। यहाँ देखिए जरा सा, यहाँ फिर से क्या कह रहा है? 53 में क्या कह रहा है जी? तो 53 में कह रहा है कि आपका he decided to buy 3 items, he decided to buy 3 items। ध्यान से समझिए, एक मिनट जरा सा। हाँ, he decided to buy 3 items, apples, oranges and bananas। तो देखो, एप्पल्स के बाद सेमीकोलन, ऑरेंजेस के बाद सेमीकोलन, ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसे में आपको गलत हो जाएगा। तो 3 आइटम्स के बाद हम कोमा ना डालेंगे, comma are used to separate items in a list। समझ गए ना? हाँ, ठीक है, अंतिम वाला जो है आपका एंड से तो होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? कोमा यूज करेंगे। ठीक है, सेमीकोलन यहाँ यूज करना है तो यहाँ कर देते, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ हम क्या यूज करेंगे? कोमा यूज करेंगे। द बुक डैश ए मास्टरपीस ऑफ इट्स टाइम was finally reprinted, was finally reprinted। अब देखो जरा सा, यहां जो ये यूज किया हुआ है, यहां आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा, इसको कहते हैं हाइफन। क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं हाइफन। ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं हाइफन। कौन हाइफन? यानी छोटा सा। हाइफन से बड़ा हो जाता है डैश, और डैश जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एन डैश और एक होता है एम डैश। ये थोड़ा बड़ा और इससे ये बड़ा, समझ रहे ना? समझिएगा जरा सा। अब ये एन डैश कहने का मतलब ये एन के आकार का, ये एन जब लिखते हैं ना तो ये एन लिखते हैं, तो ये जितना बड़ा है उतना ये एन से छोटा, ये मतलब एन का ये जो साइज है, ये जो साइज है यहाँ से यहाँ तक, ये साइज की बात कर रहा है। एम जब लिखेंगे तो एम ऐसे लिखेंगे ना, एम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो एम के साइज का ये उससे बड़ा एम डैश, इसलिए इसे कहा जाता है। तो अब जो हाइफन होता है इसका प्रयोग हम, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट हम कह सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट ये होता है, मतलब इस तरह के लाइन में सबसे शॉर्टेस्ट ये है। ये आपका मीडियम है, कह सकते हैं कि ये मीडियम है, और ये जो है आपका लॉन्गेस्ट है इन लोग की तुलना में, है ना? हाँ, तो ये जो है ज्वाइन करने के लिए आता है। कंपाउंड वर्ड्स वगैरह को हम ज्वाइन करते हैं ना। कंपाउंड वर्ड्स कहने का मतलब है कि जैसे एक्स वाइफ हम लिखते हैं, तो एक्स वाइफ अगर हम लिखे एक्स वाइफ, तो यहाँ एक्स वाइफ, एक्स मिनिस्टर,
एक्स प्राइम मिनिस्टर अगर लिखते हैं तो यहाँ जो एक्स और वाइफ के बीच में जो आया तो ये आपका हाइफन हो गया, ठीक है। हाँ, चाहे हम जैसे 42, 43, 44, 91, 92, तो वो बीच में जो आता है वो हाइफन होता है, मतलब कंपाउंड वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। ये जो होता है आपका, ये कनेक्ट करता है क्या, ये भी कनेक्ट करता है, लेकिन ये कनेक्ट करता है आपके रेंज को। जी हाँ, ये रेंज को कनेक्ट करता है। ये रेंजेस कहने का मतलब, रेंजेस कहने का मतलब कि अगर हमको कहना हो कि 2000 से लेके 2010, 2000 से लेके तो 2010, तो 2000 हम लिख देंगे और ये थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, है ना, मतलब कि हाइफन से बड़ा लिखेंगे, हाइफन से बड़ा लिखेंगे ये, और 2000 यहाँ 10 लिख दिया, एक रेंज हो गया ना यहां से यहां तक, ठीक है। या फिर ये जो है आपका और भी काम करता है, जैसे कि आप जब कोई लिस्टिंग करना होता है, जैसे कि हम न्यूयॉर्क के बाद उससे रिलेटेड, जैसे लंदन फ्लाइट, न्यूयॉर्क लंदन फ्लाइट लिखना हो तो उसके बीच में हम डैश का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, रेंज दिखाने के लिए तो होता ही है, ठीक है। चाहे पेज नंबर का भी रेंज हो, जैसे पेज नंबर अगर कहते हैं कि पेज नंबर आपका 20 से लेकर तो 25 तक, ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। और आपका जो सबसे बड़ा वाला जो है एम डैश जिसको कहते हैं, ये एक्चुअली में सेपरेट करता है, सेपरेट करने के लिए होता है, ये सेपरेट करने के लिए होता है ना। अच्छा है, यहाँ ब्रेक करने के लिए होता है आपका, आपके थॉट्स में जो ब्रेकिंग आता है, जो सेंटेंसेस में यूज होते हैं, जोड़ डालने के लिए। जैसे अगर कहते हैं कि माई बॉस, मेरा जो बॉस है, मेरा बॉस है सैड, बॉस ने कहा, अगर जोड़ डालना है क्या कहा, तो यहाँ एंड आई कोट, और ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना, दैट द रिपोर्ट वाज ब्रिलियंट, जो भी लिखा हो, तो ये जोड़ डालने के लिए सेंटेंस को दो पार्ट में करके, अलग अलग पार्ट में करके, और बीच में ये जो है हम लोग एम डैश का प्रयोग करते हैं, ताकि अगले सेंटेंस पे जोर डाला जा सके, एम्फेसिस किया जा सके, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है इस तरह से द बुक ए मास्टरपीस, क्या किया जा रहा है, द बुक ए मास्टरपीस ऑफ इट्स टाइम वाज फाइनली रीप्रिंटेड, फिर से रीप्रिंट हो गया। तो ये हम जोड़ डालने का काम कर रहे हैं, तो यहां हमारा क्या होगा, ये डैश होगा, एम डैश जिसको कहेंगे, एम डैश होगा, ठीक है। हाँ, बड़ा वाला होगा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला। क्लियर है जी। अब चूंकि चीजें हैं तो चीजों को थोड़ा सा ज्यादा बारीकी से पढ़ेंगे समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सी ब्राउट ए न्यू गैजेट, ए स्मार्ट वॉच। अब देखो जरा सा, ए स्मार्ट वॉच, सी बाउट ए न्यू गैजेट, ए स्मार्ट वॉच। तो यहां यूज करना है, क्या यूज करना है और कहां यूज करना है, कहीं इंडिकेशन भी नहीं है। तो अगर फिलर दे देते तो ज्यादा बेहतर होता, तो हम आपको फिलर दे देते हैं। फिलर आपका है कि आपको यहां भरना है, यहां भरना है, क्या भरोगे, तो यहां भरना है, तो क्या भरोगे आप, क्या भरोगे। फिलर इसलिए उन्होंने नहीं दिया क्योंकि अगर आप फिलर यहां दोगे तो फिर वो स्पेस ले लेगा, और स्पेस लगा के भरते नहीं है, सटा के भरते हैं, है ना, लेकिन दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो यहाँ कॉलन भरोगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो क्या कर रहा है जी। तो अगर आप देखोगे तो दो क्लोजली यहाँ ये मतलब कि इंट्रोड्यूस कर रहा है गैजेट। गैजेट में क्या है, स्मार्ट वॉच। तो गैजेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे शुरुआत में हुआ था कॉलोन यूज करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉलोन, यानी यहाँ पे यूज होगा ये दो बिंदी, है ना, दो बिंदी यूज होगा जिसको कॉलोन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला 46 में कह रहा है कि ही फेल्ट मिजरेबल, यहाँ सेमीकोलन है, ही हैड लॉस्ट हिज जॉब एंड हिज होम, उसने अच्छा महसूस नहीं किया। अब देखिए, तो यहाँ सेमीकोलन है और सेमीकोलन दे रखा है, सेमीकोलन है और सेमीकोलन दे रखा है, क्योंकि दो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लाउज को लिंक करना हो तो सेमीकोलन से करते हैं, और सेमीकोलन दे रखा है, तो ये आपका सही है, यानी सेमीकोलन तो सेमीकोलन। हालांकि यहाँ ज्यादा अच्छा रहता अगर स्पेस रहता तो, है ना जी। हाँ, चलिए कोशिश करेंगे कि अगला जो इसका पार्ट 2 लेके आए उसमें हम खाली स्थान दे दें, ताकि आप चीजों का आसानी से बढ़ ले। नेक्स्ट, व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू फॉर्म ए कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव वी यूज। अभी आया ना, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए, कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइफन यूज करते हैं, छोटा वाला,
है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स इज जनरली यूज्ड फॉर, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स भी बहुत तरह के होते हैं, ब्रैकेट्स भी बहुत तरह के होते हैं। तो बताइए ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं सर। तो ब्रैकेट्स की अगर बात करें तो ब्रैकेट्स आपका पैरेंथेसिस जिसको कहते हैं, देखो जरा सा ब्रैकेट्स, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स में पहला नंबर हम देख सकते हैं कि पहला नंबर हम कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं, जिसको पैरेंथेसिस को राउंड 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 ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। राउंड ब्रैकेट्स कहने का मतलब ये वाला राउंड ब्रैकेट्स। इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो फॉर एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है किसी चीज के बारे में, उसकी हिंदी लिख देनी है, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख देना है, उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन लिख देना है, डेट ऑफ डेथ लिख देना है, उस एक्स्ट्रा जानकारी दे देनी है, तो हम लोग पैरेंथेसिस का प्रयोग करते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। आज समझ में। वही दूसरा दूसरा जो है अब यहां लिख देते हैं फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है सर, दूसरा नंबर है आपका इसके बाद जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसके बाद जो है आता है वो है आपका सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स कह रहे हैं, राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट समझ गए होंगे कौन सा, ये वाला। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो फॉर इंसर्टिंग एडिटर्स और आपका राइटर्स कमेंट, करेक्शंस और क्लैरिफिकेशन। जी हाँ, राइटर्स का थॉट्स बताना हो, एडिटर्स का थॉट्स बताना हो, या कुछ सीरियस राइटिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये वाले का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ ऑल ऑफ द अबव, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स उसी की बात कर रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, आपका तीसरा नंबर क्या होता है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आता है आपका कर्ली ब्रैकेट्स। जी हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स कौन सा, तो कर्ली ब्रैकेट्स आपने देखा होगा ये वाला जिसका हम प्रयोग जनरली कहां करते हैं जी, तो मैथमेटिक्स में करते हैं, मैथमेटिक्स में करते हैं, मैथ्स में करते हैं। ठीक है, और आपका 4 नंबर कह लो, 4 नंबर एक और होता है एंगल ब्रैकेट। अब चूंकि खुल गया है पिटारा तो सब जान लो, एंगल ब्रैकेट्स यानी ये वाला, इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो ये HTML या XML जो टैगिंग वगैरह होता है ना आपका टेक्निकल फील्ड में, इंटरनेट के फील्ड में, तो उस वहां करते हैं, है ना। हाँ ठीक है जी, टेक्निकल फील्ड में। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट। ही फेल्ट कोल्ड वेरी कोल्ड, ही फेल्ट कोल्ड वेरी कोल्ड, उसने ठंडा महसूस किया, बहुत ठंडा महसूस किया। अब देखो जरा सा, तो यहाँ जो है क्या किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, ठंडा ठंडा नहीं, बहुत ठंडा महसूस किया, बहुत ठंडा, मतलब एम्फेसिस किया जा रहा है। तो एम्फेसिस जोर डालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डैश का यूज करते हैं ना, डैश का भी बताया ना अभी थोड़ा देर पहले। 50, विच वन ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन है, स्क्वायर कहने का मतलब ये वाला है ना, ये वाला। ठीक है, ये तो आपका राउंड ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, ये आपका कर्ली है और ये एंगल है। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोगों ने पंक्चुएशन भी देख लिया। अब पंक्चुएशन के बाद हमारा आ जाता है प्रीपोजिशन। कौन आता है जी, पंक्चुएशन के बाद आ जाता है प्रीपोजिशन। क्लियर है, चलिए तो फटाफट प्रीपोजिशन करते हैं। तो द बुक इज कहाँ, ऑन द टेबल, बड़ा आसान है, द बुक इज ऑन द टेबल। उसके बाद कह रहा है कि ही लिव्स डैश लंदन, तो कहाँ रहती है, तो सी लिव्स इन लंदन, है ना, इन लंदन, एट लंदन, इन लंदन बड़ा जगह है तो इन लंदन। ठीक है जी, उसके बाद द मीटिंग इज डैश PM, देखो जरा सा आप यहाँ जरा सा देखो आप, जब भी हम समय की बात करते हैं तो हम समय से पहले एट लगाते हैं, समय से पहले क्या लगाते हैं जी, एट लगाते हैं। वही दिन की बात करते हैं तो ऑन मंडे संडे होता है ना, और टाइम की बात करते हैं तो एट हो जाता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या कह रहा है कि ही अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट, तो ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन बताने के लिए हम लोग
एट का प्रयोग किया है यहाँ पे, एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, एट द रेलवे स्टेशन। स्पेसिफिक मतलब कि एक खास पॉइंट को बताने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब देखो तो जरा सा, दे आर गोइंग डैश वेकेशन, तो वेकेशन के लिए, वेकेशन से पहले क्या यूज होता है, ऑन वेकेशन, दे आर गोइंग ऑन वेकेशन, सी नंबर। सी ग्रेजुएटेड द यूनिवर्सिटी, तो ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी की बात है, तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ होगा, तो क्या यूज करेंगे, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। इंसर्टेड क्या है जी, ही इज इंटरेस्टेड, सॉरी इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश, तो इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगा जी, इंटरेस्टेड यानी वो स्पेनिश सीखने के लिए रुचिबद्ध है, रुचिबद्ध है, तो क्या होगा, सी ही इज इंटरेस्टेड इन, क्योंकि इंटरेस्ट अपने साथ इन, द करेक्ट को लोकेशन है, इसके साथ इन आता है, इंटरेस्टेड इन। द पेंटिंग इज हैंगिंग, लटक रहा है, कहां लटक रहा है जी, तो वाल पे, तो वाल पे के लिए क्या आ जाएगा, ऑन वाल, ऑन वाल, वाल पर, ठीक है ना। हाँ देखो जरा सा, थोड़ा देखो तो यहाँ पे ही हैज ए पेंचांट, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पेंचांट आपके लिए नया होगा। तो पेंचांट फोर एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग या इनक्लाइनेशन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए ज्यादा रुझान, ज्यादा रुचि, है ना, अत्यधिक रुचि, अत्यधिक रुचि की बात हो, अत्यधिक रुचि की बात हो, है ना, तो कहते हैं पेंचांट, और ये अपने साथ क्या लेता है जी, फोर लेता है। ठीक है जी, चलिए यहां देखिए जरा सा, सी हैज ए टेंडेंसी टू बी लेट, तो सी हैज ए टेंडेंसी, टेंडेंसी के साथ आता है टू, टू, और ऐसे भी यहाँ टू आएगा नहीं, अब चूंकि बी है तो बी से पहले टू, और ये अपना टेंडेंसी अपने बाद जो है मतलब टुवर्ड्स की स्थिति में आता है। यानी यानी थोड़ा देखिए जरा सा, अगर देखें यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे तो ये भी कह सकते हैं कि जो टेंडेंसी वर्ड है ना, टेंडेंसी वर्ड है, तो ये अपने पास टू प्लस V1 लेता है, वर्ब लेता है, और वही ये टुवर्ड्स भी कभी कभी लेने का काम करता है जब इसके बाद कोई नाउन आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बी वर्ब आया, इसलिए टू इज द बेस्ट आंसर, और इसी के साथ प्रीपोजिशन भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस, कोहेसिव डिवाइस जिसका आपको इंतजार था उसका भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 61 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वेदर वाज टेरिबल डैश वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, यानी मौसम जो है बहुत खराब था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड क्या किया कि हम लोग घर के अंदर रहें। अब चूंकि मौसम खराब था तो उसका ही परिणाम हुआ कि भैया हम लोग घर के अंदर रहे, क्योंकि अच्छा रहता तो बाहर जाते, तो ये खराब मौसम का ही परिणाम है। तो यहाँ क्या बेहतर होगा, तो आंसर होगा आपका कंसिक्वेंटली, क्योंकि कंसिक्वेंटली क्या कहता है, तो कंसिक्वेंटली ये शो करता है रिजल्ट को और उसके इफेक्ट को, जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसके इफेक्ट को आगे के कुछ आगे के सेंटेंसेस में वो देता है। यानी हम कह सकते हैं इसका हिंदी की परिणाम, परिणाम स्वरूप, स्वरूप, परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, परिणाम स्वरूप वो जो है हम लोग डिसाइड किए कि घर के अंदर है। अब आगे का भी हिंदी जान लें। हाउएवर ये भी जो है ये कंट्रास्ट को दिखाता है, विपरीत स्थिति को दिखाता है, और ये हिंदी देता है हाला, हालांकि, है ना, हाला, हालांकि का अर्थ देता है, वो हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं हालांकि, हालांकि का अर्थ देता है। वही मोर ओवर जो है इसके अतिरिक्त, इन एडिशन का सेंस देता है ना, इसके अतिरिक्त, फर्दर मोर के जैसा, ठीक है ना। नेवर द लेस जो है फिर भी का सेंस देता है, फिर भी, फिर भी का सेंस देता है ना। इन स्पाइट ऑफ कहते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ दैट या इन स्पाइट ऑफ, तो ये तो आंसर तो आपका कंसिक्वेंटली है। चलिए उसके बाद आइए जरा सा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत तेज है, ही ऑफन स्ट्रगल्स विथ प्रैक्टिकल टास्क। अब चूंकि वो तेज तो है, ठीक है, बहुत तेज है, लेकिन वो अक्सर जो है स्ट्रगल करता है विथ प्रैक्टिकल टास्क, मतलब उसको समस्याएं होती है। अब चूंकि समस्याएं होती है तो चीज कैसा है, तो अगर स्थिति को देखा जाए कि समस्या होती है, तेज तो है एक तरफ, इन समस्या होती है, तो ये भी एक तरह का कंट्रास्ट आइडिया है, कंट्रास्ट है।
तो कंट्रास्ट को दिखाने के लिए एक और आता है हाउएवर। क्या आता है जी? तो हाउएवर मतलब कि हाउएवर का प्रयोग हम अभी तो देखे बोले ना, कंट्रास्ट का प्रयोग करने के लिए हालांकि, है ना। हाँ, कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो तेज है, हालांकि वो तेज है, लेकिन ही ऑफन स्ट्रगल विथ प्रैक्टिकल टास्क। तो हाउएवर का प्रयोग हम यहां करेंगे, हालांकि। ठीक है जी। तो हाउएवर इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, कंट्रास्ट को दिखाना है तो कंट्रास्ट है, द बुक वाज लॉन्ग एंड डिटेल, बुक जो है लॉन्ग था, डिटेल था, बहुत ज्यादा बुक उसमें मटेरियल था। डैश इट वाज फैसिनेटिंग, तब भी वो फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग है मतलब कि आकर्षक है, लॉन्ग है, डिटेल्ड है, मतलब तो लेंदी हो जाना चाहिए, ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी वो फैसिनेटिंग है। तो यहां भी अगर आप देखोगे तो क्या दिखाया जा रहा है, तो मतलब कि प्रीवियस स्टेटमेंट जो है उसको ट्रू साबित किया जा रहा है आगे, कि लॉन्ग है, डिटेल है, लेकिन वो फैसिनेटिंग है। तो यहाँ ज्यादा अच्छा सेंस क्या है, कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, नहीं 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 नहीं, मतलब यहाँ देखो जरा सा, एक मिनट, हाँ, परिणाम स्वरूप, अदरवाइज, इसके अलावे, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, नेवर द लेस का मतलब हो गया, अभी आपने देखा, फिर भी, है ना। फिर भी कहने का मतलब क्या जी, तो आपका इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, फिर भी, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, नेवर द लेस इज द बेस्ट आंसर। द बुक वाज, फिर भी, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ, है ना। हाँ, द बुक वाज लॉन्ग एंड डिटेल, इन स्पाइट ऑफ इट वाज फैसिनेटिंग। लॉन्ग है, डिटेल है, उस हिसाब से फैसिनेटिंग नहीं होना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए, लेकिन ये फैसिनेटिंग है, फिर भी ये फैसिनेटिंग है। सी स्टडीड डिलीजेंटली, उसने अच्छे से पढ़ा, शानदार तरीके से पढ़ा। सी अचीव्ड एक्सीलेंट ग्रेड, उसने एक्सीलेंट ग्रेड हासिल किया। तो ये क्या है, वो अच्छा, मतलब अच्छी तरह से पढ़ा और अच्छा ग्रेड हासिल किया, तो फिर भी वो, मतलब वो अच्छे से पढ़ा, हैंस कह सकते हैं कि, यहाँ हैंस देखो ना, हैंस आपका क्या क्या है, हैंस है, मोरओवर है, हाउएवर है, स्टिल है। रिजल्ट की बात है ना, ही स्टडीड डिलीजेंटली, सी अचीव्ड एक्सीलेंट ग्रेड, तो अच्छा से पढ़ा, शानदार तरीके से पढ़ा, तो उसका परिणाम निकला। तो यहाँ बात रिजल्ट की हो रही है, बात रिजल्ट की हो रही है कि रिजल्ट कैसा निकला, तो रिजल्ट अच्छा निकला, तो रिजल्ट देने के लिए हम कंसिक्वेंटली या हैंस का प्रयोग करते हैं, तो हैंस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाँ, हैंस उसी सेंस में है। द प्रोजेक्ट फेस्ड मेनी चैलेंजेस, प्रोजेक्ट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। डैश द टीम प्रिजर्व्ड, टीम उसके बाद भी क्या, डटी रही, लगी रही। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी टीम जो है डटी रही, फिर भी टीम जो है डटी रही, उसके बावजूद भी टीम जो है डटी रही। तो यहाँ फिर भी उसके बावजूद भी टीम जो है डटी रही, यानी नेवर द लेस, है ना। हाँ, क्या चीज को, तो कंट्रास्ट को शो कर रहा है। ही इज ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, वो टैलेंटेड म्यूजिशियन है। दैट ही इज ऑल्सो ए स्किल्ड पेंटर, वो स्किल पेंटर भी है, तो मतलब म्यूजिशियन भी है, टैलेंटेड म्यूजिशियन भी है, और स्किल पेंटर भी है। तो दो क्वालिटी है उसमें, तो दो क्वालिटी है, तो उस दोनों क्वालिटी को हम क्या करेंगे, मतलब वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, तो हम उसको कहेंगे फर्दर मोर, इसके अलावे, है ना, इसके अलावे। उसमें एक और क्वालिटी है कि वो जो है स्किल्ड पेंटर है। ठीक है, हाँ, अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ देखो तो अब, ही इज गुड, अच्छा है, एट डैश मैथ्स एंड साइंस। अब देखिए यहाँ बोथ हो सकता है, ही इज गुड एट बोथ मैथ्स एंड साइंस, आइदर और, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोथ एंड बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है ही इज गुड, वो अच्छा है, अच्छा है, तो आइदर एट मैथमेटिक्स, एट आइदर मैथ और साइंस, मतलब कि वो अच्छा है या तो मैथ में या तो साइंस में।
तो इससे अच्छा है तो उसका टैलेंट बताया जा रहा है, उसका गुण बताया जा रहा है। तो गुण बताया जा रहा है तो कोशिश ऐसा होता है कि मतलब कि उसके दो कनेक्टेड क्वालिटीज हैं, इक्वली वो दोनों ट्रू है, ये सेंस ज्यादा बेहतर हो रहा है। तो यहाँ बेस्ट आंसर जो है आपका बोथ एंड ही होगा। ही इज गुड एट बोथ मैथ्स एंड साइंस। ठीक है जी। चलिए उसके बाद है हमारा प्लीज वेट हियर डैश आई रिटर्न विद द टिकट्स। तो यहाँ कृपया रुको जब तक मेरे टिकट लेके रिटर्न नहीं आ जाता, जब तक, अनटिल, अनटिल, है ना। हाँ, dash it rained heavily. The football game was not cancelled. अब देखो जरा सा, अब चूंकि बारिश हैविली हुई तो उसका तो परिणाम ये निकलना चाहिए कि फुटबॉल का गेम कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर चलता रहा, फुटबॉल गेम रुका नहीं, तो समझ लो ये मामला क्या है, अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट तो होता ही है, विपरीत स्थिति तो ही है, लेकिन यहाँ जो मामला है अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है सर, मतलब एक्सपेक्ट से ऊपर है, अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी आशा नहीं किए थे वैसा है। तो वैसे स्थिति में हम क्या यूज करते हैं, इवन दो, या दो भी यूज करते हैं, दो या अल्दो जो आप यूज करते हो वही सेंस है, इवन दो। ठीक है ना। हाँ, चलिए आंसर हो गया डी। अंतिम है इसका, अंतिम क्या है जी, तो सी डिड नॉट वांट टू बी लेट, वो लेट होना नहीं चाहा। सी सी हरीड टू द बस स्टॉप, वो डिड नॉट वांट टू बी लेट, वो लेट होना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने क्या किया जी, तो तेजी से बस की तरफ भागी। तो इसीलिए तो सो, इसीलिए, है ना, इसीलिए यानी सो। ठीक है जी। ये आपका रिजल्ट और कंसिक्वेंस बताने के लिए, परिणाम बताने के लिए। इस प्रकार से 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का बैच हमारे द्वारा चलाया जाता है टीचर्स विलेज ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विशेष इसके बारे में जानना है ना, तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विशेष तो आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो उससे पता लग ही जाएगा क्या हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड रहे हैं, कितने बच्चों को सिलेक्शन मिला है ना। चलिए 8 नंबर में आते हैं, फ्रेजेस एंड इडियम्स इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं। आइए जरा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि सी डिसाइडेड, शी डिसाइडेड टू डैश द चैलेंजेस। अब देखो जरा सा, टेक ऑन, टेक अप, टेक ओवर, टेक इन, सबका अर्थ जानना पड़ेगा ना। तो टेक ऑन का मतलब होता है सामना करना, क्या होता है जी, तो सामना करना। टेक अप का मतलब होता है शुरू करना। टेक ओवर का मतलब होता है आपका नियंत्रण लेना, या नियंत्रण करना, लेना करना, आपका लेना ही टेक ओवर, नियंत्रण लेना ज्यादा अच्छा होगा। टेक ओवर कर लिया हमने। टेक इन कहने का मतलब हो जाता है समझना, इंग्लिश में लिख देते हैं समझना। चलिए, तो यहाँ सी डिसाइडेड, सी डिसाइडेड क्या डिसाइड की, टू द चैलेंज, चैलेंज को क्या करेंगे, तो उसका सामना करेंगे, है ना। हाँ, डोंट डैश मी लाइक दैट, डोंट दैट डैश मी लाइक दैट, तो लुक डाउन ऑन मी लाइक दैट, मतलब उसके तरह या उस तरह से मुझे ओछ मत देखो, नीचा मत देखो। तो यहाँ इस सेंस का पहले तो अर्थ जानना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर यहाँ बेकार हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ तो हो ही जाता है। तो यहाँ लुक डाउन ऑन का मतलब होता है तुच्छ समझना, नीचा देखना, तुच्छ कह सकते हैं, तुच्छ, तुच्छ समझना। लुक अप टू का मतलब क्या हो जाता है, तो आदर करना, लुक अप टू आदर करना। वही लुक इनटू का मतलब तो पता ही होगा, जांच करना। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, तो यहां नीचा मत समझो, उस तरह से मुझे ओछ निगाहों से मत देखो, है ना। हाँ, कम मत आको।
चलिए, उसके बाद अगला, ही प्रोमिस टू डैश द मैटर, ही प्रोमिस टू डैश द मैटर, तो क्या होगा जी, बता दो जरा सा। ही प्रोमिस टू क्या होगा, ही प्रोमिस टू डैश द लेटर, इसमें भी आपका पहला नंबर हुआ। और यहाँ 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 लुक इन टू, लुक आफ्टर, लुक फॉर, लुक अप, क्या होगा, तो देखो जरा से, ही प्रोमिस टू, लुक इनटू का मतलब जांच करना, अभी लुक इनटू का मतलब जांच करना, जांच अभी देखा था आपने, जांच करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, पालन पोषण देखभाल करना। आपका लुक फॉर वही ढूंढना, लुकअप खोजना, इसका भी खोजना हो जाता है, ढूंढना हो जाता है। तो क्या होगा, दैट मैटर, आई प्रॉमिस टू लुक इन टू दैट मैटर, मैं उस मैटर की जांच करूंगा, ये कहने का मतलब है ना, देखभाल करूंगा नहीं, ढूंढूंगा नहीं, खोजूंगा नहीं, उसका मिला, उससे मिलूंगा नहीं, बल्कि उसका जांच करूंगा। तो यहां भी ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका, ही वॉज टायर्ड, वो जो है थका हुआ था, डैश ही केप्ट सेलिंग अप द हिल, साइकिलिंग अप द हिल, देखो जरा सा, कह रहे ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, उसके बावजूद भी उसने क्या कहा जी, उसके बावजूद भी वो जो है हिल पे चढ़ता गया, तो उसके बावजूद ही, इन स्पाइट ऑफ, नेवरदलेज, उसके बावजूद भी, फिर भी, है ना, तो आंसर यहाँ इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, हाँ। अगर अर्थ जाए तो ये तो अर्थ क्या हो जाता है, इन केस का मतलब हो गया कहीं ऐसा ना हो, इन एडिशन मतलब हो गया इसके अतिरिक्त, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, फिर भी, इन ड्यू कोर्स मतलब सही समय पर, सही समय पर, सही समय पर, है ना, हाँ, कहीं इनकेस, कहीं ऐसा, ऐसा ना हो कि, ये कहीं ऐसा ना हो, इन एडिशन के अतिरिक्त, ये तो आपको पता ही है। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इडियम, क्या कह रहा है कि माई न्यू नेबर इज क्वाइट स्ट्रेंज, मेरा जो नया पड़ोसी है वो पूरी तरह से अनजान है, ही इज ए बिट ऑफ ए, ये क्या है, इज ए बिट ऑफ ए वेट ब्लैंकेट, वेट ब्लैंकेट है, कैच पोटेटो है, डार्क हॉर्स है, कोल्ड फिश है। देखो जरा सा, पहले तो इस सबका अर्थ जानना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो यहाँ अर्थ क्या होने वाला है, वेट ब्लैंकेट का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है, ये वेट ब्लैंकेट हुआ आदमी होता है जो आपके मस्ती के पलों में खलन डालता है, मतलब कि दखल अंदाजी करता है, बाधा पहुंचाता है, उसको कहते हैं, है ना, वेट ब्लैंकेट। वही अगर कैच पोटैटो की बात करें, तो कैच पोटैटो बड़ा ही फेमस फ्रेज है, मतलब टीवी से जो चिपका रहता है, हमेशा जो टीवी देखता रहता है, टीवी से चिपका रहता है, या उसको आलसी व्यक्ति भी कह सकते हैं। डार्क हॉर्स कहने का मतलब छिपा रुस्तम जिसको कहते हैं, छिपा रुस्तम जिसको नहीं कहते, मतलब कि जो अप्रत्याशित विजेता हो जाता है, मतलब पता नहीं होता है कि वो इस तरह की तैयारी कर रहा है, एकाएक जब रिजल्ट आता है तो पता तेरी कही तो सुपर रुस्तम निकला, तो वो उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। कोल्ड फिश मतलब होता है भावहीन, या फिर कह सकते हैं रूखा व्यक्ति, जो कि ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, तो अनजान टाइप का हो, है ना, हाँ, उसको कहते हैं। तो यहाँ कुल मिला के आंसर क्या होने वाला है कि, मतलब अनइमोशनल भी कह सकते हो उसको, अनफ्रेंडली भी कह सकते हैं कोल्ड फिश को। ठीक है, तो मेरा जो नया पड़ोसी है वो क्वाइट स्ट्रेंज है, तो वो एक तरह का क्या है, वही अनफ्रेंडली है, अनइमोशनल है ना, हाँ, इसको हम कह सकते हैं अनफ्रेंडली या फिर अनइमोशनल। ठीक है जी, चलिए, ही इज ट्राइंग टू डैश हिज ओल्ड हैबिट्स, अपने ओल्ड हैबिट्स को वो क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाहेगा, कोई ओल्ड हैबिट्स को उसको त्यागना ही, छोड़ना ही चाहेगा ना, तो गिव अप करेगा, गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, तो पहले तो सबका अर्थ जान लीजिए। तो गिव अप का मतलब हो जाता है छोड़ देना, गिव अप का अर्थ क्या हो जाता है, छोड़ देना, ध्यान से समझिएगा। गिव आउट का मतलब क्या होता है, तो गिव आउट का मतलब होता है वितरित करना, बांटना, बांटना। ठीक है, गिव इन का मतलब हो जाता है आपका, गिव इन यानी मतलब एक तरह से कहें हार मान लेना, हार मान लेना। गिव अवे यानी आपका रहस्य खोलना, भेद खोलना, भेद खोलना, भेद खोलना।
और गिव अप कहने का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। तो अब बताओ जरा सा क्या होगा जी? तो हमारा गिव अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिव अप हो जाएगा। आइए जरा सा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि सी कुड नॉट डैश विद द प्लेजर, सी कुड नॉट डैश विद द प्लेजर। तो विथ लगा हुआ है पहले से, तो विथ के साथ हम क्या यूज करेंगे? तो डिल विथ, क्या यूज करेंगे? डिल विथ। सी सी कॉप विथ, डेल विथ, देखो ना, कॉप विथ, डिल विथ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिल विथ का मतलब होता है, ठीक है, कॉप विथ, कॉप विथ द प्लेजर, सी कुड नॉट कॉप विथ द प्लेजर, डील विद द प्लेजर, मैनेज मैनेज विथ, कंटेंट विथ। अब देखो जरा सा, द, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, हम प्लेजर पढ़ रहे हैं या प्रेशर है जी? प्रेशर, प्रेशर मतलब बुरा चीज है, निगेटिव चीज है। तो किसी चीज से डील करने के लिए अगर हम सक्सेसफुली उसके साथ डील करते हैं, और खासकर डिफिकल्ट सिचुएशन से, क्योंकि ये प्रेशर कहने का मतलब एक तरह का डिफिकल्ट, सॉरी फॉर दैट कि हमने गलती ही पढ़ा तो गलती ही सेंस आ रहा था। डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो ना, तो वहां कॉप विथ इज द बेस्ट आंसर, कि आप उसका सामना करोगे, तो कॉप विथ होता है। ठीक है ना? हाँ। ही डिसाइडेड टू डैश द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट को डैश करने का डिसाइड किया, डैश करने का डिसाइड किया। तो बता दीजिए जरा सा क्या होगा जी? उसने प्रेशर, उसने प्रोजेक्ट को क्या करने का डिसाइड किया? तो प्रोजेक्ट को कोई क्या करेगा? पुट अप करेगा, पुट ऑफ, पुट ऑफ कहने का मतलब, पुट ऑफ करने का मतलब हो गया कि टालना, या कह दो सीधे कहोगे इंग्लिश में तो पोस्टपोन करना, पोस्टपोन कर देना, टाल देना, छोड़ देना, मतलब उसको खारिज कर देना। अब पुट अप कहने का मतलब खड़ा करना, खड़ा करना। पुट आउट कहने का मतलब बुझाना। अब पुट थ्रू कहने का मतलब कि छोड़ना, जोड़ना, टू कनेक्ट टेलीफोन कॉल टू अनदर कॉल, है ना, जोड़ना, ये टेलीफोन कॉल वगैरह को। तो अब बताओ ये प्रोजेक्ट को क्या करना? पोस्टपोन करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? तो नेक्स्ट कह रहा है कि द फाइनल डिसीजन इज डैश द मैनेजर। द फाइनल डिसीजन जो है, जो अंतिम डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो है, वो 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 कौन लेता है? किस पे जाता है? कौन उसको करता है? मतलब वो किसकी ड्यूटी है उसको करने का, वो किसके दायरे में आता है? ये सेंस देने के लिए द फाइनल डिसीजन इज द मैनेजर, तो इसको कहते हैं अप टू द मैनेजर, अप टू द मैनेजर। जी हाँ, अप टू द मैनेजर, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये ड्यूटी करते हैं, मतलब इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन, अप टू। ठीक है जी? हाँ। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, डोंट डैश योर बिलोंगिंग्स। अपने बिलोंगिंग्स जो हम यात्रा के दौरान अपने सामान लेके जाते हैं, उसको कहीं भूल के छोड़ना नहीं है ना, भूल नहीं जाना है। तो डोंट डैश योर बिलोंगिंग्स। तो देखो, लिव ओवर, लिव आउट, लिव बिहाइंड, लिव बाई, थोड़ा सेंस लगाओ तो। पीछे जब हम छोड़ देते हैं तो कोई चीज हमारे पीछे रह जाती है, हम पीछे उसको छोड़ आते हैं, तो लिव बिहाइंड इज द बेस्ट आंसर, सी, है ना? हाँ। जैसे हिंदी क्या होगा? तो अगर लिव बिहाइंड कहते हैं मतलब पीछे छोड़ना, उससे भूल जाना, लिव बिहाइंड, है ना? अगर अगर लिव बिहाइंड, वही लिव ओवर कहते हैं, तो लिव ओवर का मतलब क्या होता है जी? तो लिव ओवर का मतलब होता है, इसका मतलब लिव ओवर एंड लिव आउट, लिव ओवर नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं। लिव आउट होता है, लिव आउट मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना। और वही लिव बाई, तो लिव बाई मतलब तो वो तो के द्वारा के सेंस में, है ना, ट्रांसपोर्टिंग के लिए। आ जाइए अब, आ जाते हैं क्लाउजेज, कंडीशनल क्लाउज की बात करते हैं जी, कंडीशनल क्लाउज की बात करते हैं। आगे है 9 नंबर में क्लाउजेज, कंडीशनल क्लाउज। क्वेश्चन है आपका, डैश आई हैड नन यू वेयर कमिंग, आई वुड हैव बैक ए केक। तो देखिए जरा सा यहाँ भरना है। अब चूंकि यहाँ भी आप देखोगे तो कनेक्टर ही भरना है, लेकिन ये कंडीशनल क्लाउज के अंतर्गत का कनेक्टर है, तो कंडीशनल क्लाउज को ही देखना है और उससे ही रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स हम यहाँ कवर करने गए। ठीक है जी? तो कुल मिला के यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, और सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर और सुंदर लग रहा होगा, और 20 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं जरा सा। तो यहाँ आंसर क्या होगा जी? तो इफ होगा, सिंपल सी बात है, इफ आई हैड नन यू वेरी, नन
यू आर कमिंग, यदि मैं जानता, ये पहले से जान रहा होता कि तुम आ रहे हो, आई वुड हैव बेक्ड ए केक, मैं तुम्हारे लिए केक बना दिया होता। तो यहाँ इफ कंडीशनल वर्ड रहेगा, क्योंकि इफ कंडीशनल वर्ड रहता है तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन होता है, अनफुलफिल सिचुएशन होता है, या फिर पास्ट का अनरियल सिचुएशन, अनफुलफिल सिचुएशन जो होता है, उसको हम इफ से कनेक्ट करके बनाते हैं। जैसे कि काश में पक्षी होता वह काश में उड़ता, काश में 1947 से पहले जन्म लिया होता तो आजादी देखा होता, तो ये सब चीजें तो इफ से होता है। तो इफ वाला ही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ आप देखो हैड प्लस V3, यहाँ वुड हैव प्लस V3, तो ये भी आपको रूल पता होना चाहिए कि एक में इफ वाले कंडीशन में हैड प्लस V3 होता है, हैड प्लस V3 होता है, तो इधर हम जो है वुड वुड हैव प्लस V3 भरने का काम करते हैं। वही इधर आपका वेयर या फिर है आपका हैड या फिर केवल V2 रहता है, तो इधर जो है हम वुड प्लस V1 भरने का काम करते हैं। ये बातें आगे हो सकती है, आएगी। तो यहाँ इफ, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दे डैश पास द एग्जाम इफ दे हैड स्टडीड हार्डर। देखो जरा सा, दे डैश, इफ है ना, यहाँ पे इफ के साथ हैड स्टडीड है, हैड स्टडीड है यानी हैड प्लस V3, इधर क्या होगा, वुड हैव यानी दे वुड हैव पास द एग्जाम इफ दे हैड स्टडीड हार्डर, यदि वो अच्छा मेहनत किया होता, ज्यादा मेहनत किया होता, कठिन मेहनत किया होता, तो वो एग्जाम पास कर गया होता, लेकिन वो पास नहीं किया, है ना। तो पास्ट का अनफुलफिल विश है। डैश यू टर्न ऑफ द लाइट्स द रूम विल बी डार्क, रूम जो है अंधेरा हो जाएगा यदि तुम क्या करते हो, बुझा देते हो लाइट, तो है। तो यहां देखो यदि प्रोवाइडेड दैट वेदर, तो ये होगा नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बना। अनलेस का यूज होता है इफ नोट के सेंस में, इफ नॉट, है ना, इफ नॉट। तो देखो इफ यू टर्न ऑफ द लाइट, यदि तुम लाइट को ऑफ कर देते हो तो द रूम विल बी डार्क, रूम जो है अंधेरा हो जाएगा यदि तुम लाइट को ऑफ कर देते हो। और यहाँ अनलेस नॉट, यदि तुम लाइट को ऑफ नहीं करते हो तो द रूम विल बी डार्क, लाइट को ऑफ नहीं करते हो तो रूम विल बी डार्क। तो यहाँ बेस्ट आंसर जो है इफ होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि यदि तुम जो है लाइट को टर्न ऑफ कर देते हो तो रूम जो है विल बी डार्क हो जाएगा, अगर तुम कर देते हो, यदि नहीं करते हो तो रूम डार्क हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा अच्छा तो इफ ही लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी ऑन्ट कम, यानी सी विल नॉट कम, यू अपोलोजाइज। देखो सी विल नॉट कम, वो नहीं आएगी, अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते हो, जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते हो। तो यहाँ इफ से कहीं ज्यादा ये तो नहीं होगा, यद्यपि वेन नहीं, यहाँ इफ नोट के सेंस में ये ज्यादा बेहतर है कि जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगते वो नहीं आएगी, है ना। आंसर जो है बी, ये सबसे बेहतर है। नेक्स्ट कह रहा है कि यू कैन बोरो माई लैपटॉप, तुम मेरा लैपटॉप ले सकते हो, यू प्रॉमिस टू बी टेक गुड केयर ऑफ इट। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि तुम प्रॉमिस करोगे भैया इसका तुम देखभाल अच्छा से करोगे, इसको सही से रखोगे, तो बशर्ते की, यहाँ इस सेंस में आएगा कि बशर्ते की, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की कि तुम, मतलब शर्त यह है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम इसको बढ़िया से रखोगे। तो सेंस के हिसाब से बी इज द बेस्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। इफ आई डैश रीच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, इफ आई डैश रीच, इफ आई डैश, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है जी, तो है क्या कि इफ आई डैश रीच आई वुड आपको बताया था ना कि इधर वुड प्लस वुड, इधर वुड प्लस V1 कब आता है, जब प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन हो। तो यहाँ यदि मैं अमीर होता तो मैं आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, में दुनिया घूमता, तो यदि मैं अमीर होता, तो यहाँ पास्ट यानी बेयर का किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, है ना, है ना, प्लस वेयर होता है, और आगे जो है सब्जेक्ट के साथ उड आता है, और उड के साथ जो है V1 आता है, ये वाला स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है जी। चलिए शुरुआत में इसका चर्चा हुआ था। इफ सी डैश द ट्रेन नाउ सी विल अराइव ऑन टाइम, इफ सी डैश
अब इधर अगर फ्यूचर हो, इधर अगर फ्यूचर दिखता है आपको, तो इधर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं। तो सी कैचेज, इफ सी कैचेज द ट्रेन नाउ, यदि वो ट्रेन अभी पकड़ लेती है तो सी विल अराइव ऑन टाइम, वो समय पर पहुंच जाएगी। ये सब क्या सेंस है? तो ये जो है आपका फ्यूचर के दो एक्शन को यदि हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ रखते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस यानी जिसमें इफ लगा है वो सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस होता है हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है ना? तो सेंस यही है कि यदि वो समय पर ट्रेन पकड़ लेगी तो वो समय पर पहुंच जाएगी, या अभी ट्रेन पकड़ लेगी तो वो समय पर पहुंच जाएगी। तो पकड़ लेगी, पहुंच जाएगी, तो गी यानी फ्यूचर है, तो दोनों फ्यूचर अगर हम कंडीशनल वर्ड के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, तब हम कंडीशनल वर्ड वाले सेंटेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं। ध्यान रहे, कंडीशनल वर्ड से कनेक्ट करके रखते हैं तब। अगर जनरली हम कोई कंजंक्शन जैसे एंड से कनेक्ट कर दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फ्यूचर में रहे, दोनों प्रेजेंट में रहे। लेकिन कंडीशनल वर्ड से कनेक्ट होने के बाद ये प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में। ठीक है, हाँ, तो सी है तो कैचेस। नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है कि इफ आई हैड मोर टाइम, इफ आई हैड मोर टाइम आई डैश लर्न ए न्यू लैंग्वेज, यदि मेरे पास ज्यादा समय होता तो। अब देखो ना, हैड प्लस हैड, हमने कहा था ना कि इधर इफ के साथ, इधर इफ के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वेयर लगा हो, या फिर हैड केवल लगा हो, या फिर V2 लगा हो, तो इधर हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते? वुड लगाते। क्या लगाते? वुड लगाते। वुड प्लस V1 लगाते हैं। तो V1 दे रखा है, दे रखा है तो वुड लगा दो आप, है ना? कुछ तो ग्रामरियन शुड भी लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन वुड सबसे बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है इफ दे हैड ट्रेंड मोर, यदि उन्हें ज्यादा ट्रेंड किया गया होता तो दे डैश द चैंपियनशिप लास्ट सीजन, वो लास्ट सीजन चैंपियनशिप जीत गए होते। तो यहां आप देखो ना, हैड प्लस V3 है ना, हैड प्लस V3 है, तो इधर इधर आप क्या करोगे? इधर करोगे वुड के साथ, वुड के साथ हैव लगा के, और उसके साथ V3 कर दोगे, यानी वुड हैव प्लस हॉर्न, है ना? हाँ। नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द अलार्म गोज अप, अलार्म जो है गोज अप हो गया, यानी अलार्म जो है बजने लगा। द अलार्म गोज अप, द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्रीज, यानी जैसे ही टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से नीचे गया, अलार्म जो है बज पड़ा। तो देखो जरा, तो द अलार्म गोज अप ओनली इफ जो है ज्यादा बेहतर है, ओनली इफ, केवल तभी अलार्म जो है बजता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाता है। ओनली इफ, ये एकदम कंडीशन है, ओनली इफ। ठीक है ना? हाँ, अनटिल मतलब जब तक नहीं टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है, तो ये सेंस तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ नहीं बचता है, इस तरह का सेंस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है, ये आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ ओनली इफ वाला कंडीशन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि निगेटिव नहीं बन रहा है। इस प्रकार से हम लोग कंडीशनल क्लॉज वाला खत्म कर चुके हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है जी? क्या है? तो द टीम डैश प्लेइंग वेल, द टीम क्या होगा? द टीम आर प्लेइंग वेल या इज प्लेइंग वेल। एम और बी तो होगा नहीं, इसको हटा दो आप। इज होगा या आर होगा? तो यहाँ आर होगा। क्यों होगा आर? क्यों होगा आर? क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी कलेक्टिव नाउन की, ध्यान रखेंगे, जब हम बात करते हैं किसी कलेक्टिव नाउन की, तो उसमें दो तरीका होता है। एक, कलेक्टिव नाउन को हम यूनिट की तरह ले रहे हैं। जब हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो उस कलेक्टिव नाउन को हम यूनिट की तरह ले रहे हैं, या फिर उसके मेंबर्स की बात हो रही है, उसके मेंबर्स की बात हो रही है, उसके फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, उसके मेंबर्स की बात हो रही है। जब यूनिट की तरह लेंगे तो ये सिंगुलर माना जाता है, और जब मेंबर्स की बात करते हैं तो ये प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ हम टीम को अच्छा, बुरा, स्ट्रॉन्ग, वीक नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो अच्छा खेला या अच्छा खेल रहा है, तो यानी उसके मेंबर्स, उसके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। तो ये प्लूरल हो गया, यहाँ पे ये सेंस प्लूरल दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आर होगा। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स की लेते हैं कि मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स हो, अंत में एस लगा है तो एस पे नहीं जाना है, तो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, ये सब सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर माना जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर फॉर मेनी, बहुतों के लिए, है ना? उसमें से मैं भी हूं। आइदर द स्टूडेंट और द टीचर, आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, है ना?
आइदर से जब कनेक्ट हो जाता है, आइदर से जब कनेक्ट हो जाता है तो हम वर्ब जो यहाँ लगाने वाले हैं तो ये अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो नजदीक में कौन है, टीचर है, तो टीचर के हिसाब से क्या होगा, इज हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं, खत्म होने वाला है नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन, फिर नाइदर नॉर वही कॉन्सेप्ट है, नाइदर का, नॉर का, नाइदर नॉर का, आइदर और का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ये सबका सेम कॉन्सेप्ट है कि जहां हम वर्ब डाल रहे हैं उसके पहले वाला जो होगा वही। तो कैप्टन के हिसाब से क्या होगा, वेयर तो होगा नहीं, आर होगा नहीं, एम नहीं होगा, वाज हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगुलर चाहिए। अब देयर के साथ क्या कंडीशन है कि देयर अगर सेंटेंस के शुरुआत में है तो इसके लिए जो वर्ब है वो उसके बाद आने वाले, जी हाँ, उसके बाद यानी वर्ब के बाद आने वाले जो नाउन होते हैं उसके हिसाब से वर्ब लेता है। तो मेनी रीजन्स क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वन ऑफ भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन को देख ले के लोग जो है सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब या फिर यहाँ बुक्स को देख के भरते हैं, तो मेन क्या होगा, तो मेन होगा, ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं वन ऑफ का, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो पीसीएन होता है। क्या होता है जी, पीसीएन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, या प्लूरल आपका प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होता है, ये कह सकते हैं। तो लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। क्यों वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि ऑफ जो है, ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट होता है, इसके हिसाब से चलेगा, है ना। हाँ, क्योंकि बात यहाँ वन ऑफ द बुक्स की नहीं हो रही है, बुक्स में से एक बुक की बात हो रही है, वन की बात हो रही है, इसलिए आंसर क्या होगा जी, तो आंसर हो जाएगा आपका आपका एज। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट 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 जो है आपका द ऑडियंस, फिर से आ गया वही आपका टीम की तरह ऑडियंस। तो द ऑडियंस चीयरिंग लाउडली, ऑडियंस जो है, अब ऑडियंस जो है शांत है, ऑडियंस जो है सीधा साधा है, भोला भाला है, इंटेलिजेंट, ये नहीं कह रहे, उनकी गुण की विशेषता नहीं, हम बता रहे कि वो अल्लाह कर रहे हैं, और तेज चीयरिंग कर रहे हैं, मतलब चीयर करने का मतलब उसको जश्न मना रहे हैं तेजी में, तो उसके मेंबर्स ही जश्न मना रहे होंगे ना, तो मेंबर्स मना रहे होंगे, इसलिए प्लूरल हो जाएगा, आर हो जाएगा। कमिटी, फिर से देखो, अब यहाँ कमिटी आ गया, कमिटी फिर से वही कलेक्टिव नाउन, द कमिटी डैश एट मेक ए डिसीजन। अब देखिए द कमिटी एट, अभी तक जो है टू मेक ए डिसीजन, द कमिटी इज आर एम, द कमिटी इज आर एम, यानी कमेटी जो है डिसीजन लेने वाली है। तो जब डिसीजन लेने की बात होगी कमेटी का, कमेटी आपस में हल्ला नहीं करेगी, डिसीजन लेने की बात है, जब डिसीजन ले लिया, जब भी दिया जाता है या लिया जाता है तो यूनिनिमसली आता है, वो एकत्रित करके आता है कि अच्छा ये बेंच है, ये पैनल है, ये कमेटी है, इनका निर्णय ये है भैया, तो वो सभी लोग उसमें काम किए, लेकिन निर्णय तो वो यूनिटी को दिखाता है, वहां उनके यूनिटी को दिखाता है, वो अलग अलग नहीं आएगा, उनका डिसीजन एक ही साथ आएगा। मतलब यहाँ जो इसकी यूनिटी की बात की जा रही है, जब यूनिटी की बात होगी तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा। क्लियर है ना। हाँ, लेकिन वही हो जाता है कमेटी जो है आपस में विवाद कर रहे हैं, आपस में झगड़ रही है, आपस में जो है वो जो है एक मत नहीं है, यूनिनिमस नहीं है, तब आर हो जाता। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी जो है, एवरीबॉडी, एवरीवन, है ना, एनीवन, एनीबॉडी, नथिंग, ये सब जो है सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो क्या हो जाएगा, इज और वाज दो है जी, इज और वाज दो है, तो एवरीबॉडी वाज रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग, एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग, हर किसी को मीटिंग अटेंड करना है, एवरीबॉडी इज, एवरीबॉडी आर, तो यहाँ यहाँ जो है मीटिंग को अटेंड करना था, एवरीबॉडी, हर कोई को मीटिंग, एवरीबॉडी वाज रिक्वायर्ड, हर किसी को जरूरत था मीटिंग अटेंड करना, हर किसी को जरूरत है मीटिंग अटेंड करना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों सही है सर, यहाँ ये दोनों सही है, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सही है। अगर प्रेजेंट का कोई टाइम दिया रहता तब अलग चीज था। द पेयर ऑफ शूज एक्सपेंसिव, देखो जरा सा, वैसे वैसे यहाँ चीज का जिक्र किया जाए, शूज है ना, ट्राउजर्स, पैंट्स, ये शूज की बात कर रहे हैं। शूज की अगर बात करें तो शूज हमारा दो पार्ट होता है, दो होता है ना, उसमें दो शूज होता है, तो दो शूज में से अगर पेयर की हम बात कर रहे हैं, ए पेयर ऑफ शूज, इसका मतलब है पेयर ऑफ शूज मतलब शूज का एक जोड़ा जो है, तो अगर ये सब्जेक्ट बन रहा है तो हम यहाँ बात सिंगुलर उसको मान के चलेंगे, है ना। एक्सपेंसिव, दोनों को मिला के एक की बात की जा रही है, तो इज एक्सपेंसिव, इज एक्सपेंसिव सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ यहाँ जो है हमारा इस हिसाब से कंप्लीट होता है पूरा का पूरा 100। तो आगे बात करते हैं कि
कैसा लगा क्लास, आप जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। क्या इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, क्योंकि समय तो कम है। अगर इससे काम चल जाएगा, आपको आपने तैयारी किया होगा और ये आपके लिए अगर सार्थक है, तो फिर कमेंट करके बता दीजिए कैसा लगा, और उम्मीद करेंगे कि सब लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? हाँ, दूसरा पार्ट चाहिए तब भी कमेंट कर दीजिएगा। आगे लेते हैं विदा। विशेष अगर ये आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका इंग्लिश क्लासेस या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ विजिट करेंगे। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।